पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट्स कब कब हुए और उन अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ। उस वक्त हमारे एनआई एक्ट में सिर्फ 137 तक ही सेक्शंस थे, ओरिजिनल एनआई में 137 तक ही थे। तो पहले देखते हैं कि चेक बनता कैसे, बनाने वाली पार्टी को क्या बोलते हैं, जिसको चेक दिया गया उसको क्या बोलते हैं, और एक बैंक को क्या बोला जाता है। बैंक वाले 6 मंथ्स को फॉलो करती है और 3 मंथ्स को। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी। माइनर लॉज वन शॉट में आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 ऑफ एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर नंबर 17 डील करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एमपीसीजे, गुजरात जुडिशरी के स्टूडेंट्स एज वेल एज उन सारे स्टेट जुडिशरीज के एस्पिरेंट्स ये चीज ध्यान रखेंगे कि आप ये ना समझें कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 17 ही यहाँ पे डील करवाया जाएगा। यहाँ पे पूरा एनआई एक्ट भी डील करने वाली हूं मैं, लेकिन पहले चैप्टर नंबर 17 डील करेंगे जहां से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हम पूरा एनआई एक्ट को डील करेंगे। ओके, अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्टूडेंट्स, कोई भी एक स्टूडेंट थम्स अप करके बता सकता है कि यस मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फिर हम सेशन को बिगिन करेंगे। आज सिर्फ चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 138 से लेके 148 का इंपॉर्टेंट सेगमेंट डील करने वाला है, जो कि आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और दूसरे स्टेट्स के लिए भी। जब हम वन शॉट करेंगे तो शायद चैप्टर नंबर 17 को हमें वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। आशु जी, शिखा जी, देवराज जी, खुशबू जी, शुचि जी, किंजल जी, राकेश जी, आरके सिंह जी, देवराज जी, वेलकम टू द क्लास। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो 6 PM का क्लास था, बट 6 PM में आपकी सीपीसी की क्लास भी आती है, सो आई डिसाइडेड कि हम 5 PM इस क्लास को ले लेते हैं और 1 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें हमें चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है, अच्छे से इसका ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट पढ़ना है और इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ने, क्योंकि केस लॉ से रिलेटेड काफी बार आपके एमसीक्यू में वो अनएक्सपेक्टेड केस लॉस पूछे जाते हैं। यस अभिषेक जी, मैं एसआरए का पूरा वन शॉट लेने वाली हूँ। अभिषेक वधेरा जी, पूरा वन शॉट लूंगी जहां पे अमेंडमेंट्स पे फोकस करूंगी, इंपॉर्टेंट चार्ट्स प्लस आपका पूरा एग्जॉस्टिव चार्ट इन वन स्लाइड भी शेयर करूंगी। एसआरए को मैंने बहुत अच्छे से लेने का सोचा है, 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, एसआरए, लिमिटेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मान के चलेगा लिमिटेशन और एसआरए भी लगभग 3-3.5 घंटे की क्लासेस रहने वाली है। मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। सो यू कैन सी कि एसआरए की क्लास लगभग आपको 26 मार्च को मिल जाएगी, लिमिटेशन की 28 मार्च को, एंड 2 अप्रैल को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लासेस लेंगे। ये सारी जितने भी 14 क्लासेस आपको दिख रही है, ये क्लासेस मैं कंडक्ट करने वाली हूँ। एंड उसके बाद जितना भी हमारा सेगमेंट रहता है, वो प्रोवाइडेड दैट शरीर की हिम्मत हो गई, इच्छा हो गई, तो मैं आपके बाकी के माइनर लॉस भी ले लूंगी, अदरवाइज अदर फैकल्टीज विल आल्सो डील विद सम ऑफ द माइनर लॉस, बराबर। और साथ ही साथ सीआरपीसी का हम लोग फाउंडेशन बैच तो चला ही रहे हैं। जब एसआरए डील करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 19, ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट देख के डर जाते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है कि फोकस न जाने क्यों नहीं करता, लेकिन ये वो कुछ चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, और किसी को समझाओगे तो लगेगा कि हाँ भाई जुडिशरी एस्पिरेंट है। ठीक है, चलिए। ओके, बिहार ओरिएंटेशन क्यों नहीं हो रही आशु जी? ये सब्जेक्ट्स बिहार में भी तो है ना, कुछ सब्जेक्ट्स इसमें से बिहार में से नहीं है, बिहार के लिए आने वाला है, डू नॉट वरी। लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज गोइंग टू बी देयर, यू सी पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपी, एसआरए, लिमिटेशन, ये सब बिहार में भी है ना, तो बिहार के लिए भी क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा है कि कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट्स को पहले डील कर लिया जाए, स्पेसिफिकली ये आपके 4 जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है ये डील कर लिया जाए, एज आई एम आल्सो हैविंग क्लासेस, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने अपना टाइम एडजस्ट करके कुछ छोटी कमिटमेंट्स को पहले लिया, उसके बाद बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से डील करेंगे। ओके, चलिए चलें आगे, शुरू करें। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी सीपीसी को, जैसे ही इसरा मैम फिनिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या चीजें कवर करने को। सबसे पहले हम एनआई एक्ट के अभी तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट्स कब कब हुए और उन अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ से सीधा आपके पास प्री में क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। फिर 138 का एक चार्ट बना के समझेंगे कि 138 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या चेक डिसऑनर होते ही 138 अप्लाई हो जाता है, क्या वहां पे चेक डिसऑनर होते ही किसी भी पर्सन को सजा मिल जाएगी, इंप्रिजनमेंट हो जाएगा क्या। फिर ज्यूरिसडिक्शन का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको साफ साफ अभी बता दूं 2015 से पहले एनआई एक्ट में खुद का ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं, इट वाज ज्यूरिसडिक्शन लेस सब्जेक्ट, मतलब कि एनआई एक्ट में ज्यूरिसडिक्शन के प्रोविजंस नहीं थे। उस वक्त एनआई एक्ट का कोई भी ऑफेंस होता था, कोई भी तो क्या, एक ही ऑफेंस है वहां पे डिसऑनर का, तो उसको कौन गवर्न करता था, सीआरपीसी गवर्न करता था, सेक्शन 177 से लेके 189 से गवर्न होता था।
लेकिन 2015 में हमें पता है कि स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, दशरथ रूप सिंह से स्टार्ट होती है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया 2014 में, 2015 में फाइनली अमेंडमेंट आया और हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड 142 सब क्लॉज 2 एंड 142A ऐड हुए। तो वो दोनों पॉइंट्स हमें अच्छे से समझने, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है जो जनरली हम समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद फाइनली इंटरम कॉम्पनसेशन एंड इंटरम डिपॉजिट से रिलेटेड 2 पॉइंट पढ़ने हैं जो कि 2018 अमेंडमेंट से ऐड हुए। फिर हम लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। अब देखो ये पूरी क्रोनोलॉजी है हमारी, हमें सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना है। ये 5 डेट्स आपको अच्छे से याद रखनी है और ये सीक्वेंस अगर आप लेके चलोगे तो आई थिंक थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। पहली बात, एनआई एक्ट कौन सा है? 1881 का है। 1881 का एक्ट है, लेकिन एनफोर्समेंट में कब आया? 1882, दैट इज 1 मार्च 1882 को एनफोर्समेंट में आ गया। उस वक्त हमारे एनआई एक्ट में सिर्फ 137 तक ही सेक्शंस थे। ओरिजिनल एनआई में 137 तक ही थे। उसके बाद महसूस हुआ कि चेक्स डिसऑनर होने लगे हैं, तो यहाँ पे ऑफेंस बनता है। तो अगर आप एनआई एक्ट को देखोगे, यू विल रियलाइज दैट एनआई एक्ट है तो सिविल इन नेचर, लेकिन अगर उसमें कोई ऑफेंस हुआ तो फिर क्रिमिनल नेचर का। ठीक वैसे ही जैसे हम सेक्शन 125 टू 128 पढ़ते हैं सीआरपीसी में, तो हमने देखा है कि भले ही उसके लिए हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्रोसीडिंग सिविल इन नेचर की है, लेकिन एनफोर्समेंट कैसा है? क्रिमिनल नेचर। बराबर क्लियर है चीज? सो यहां पर भी सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज प्रोसीडिंग इज सिविल इन नेचर, लॉ इज सिविल इन नेचर, एनआई एक्ट लॉ इज सिविल इन नेचर। बट अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, चेक का डिसऑनर कर देता है, तो इन दैट केस वहां पे पनिशमेंट मिलती है। और पनिशमेंट कैसी होती है? इंप्रिजनमेंट होता है, फाइन होता है, वहां पे हमारा कॉग्निजेंस लिया जाता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स इंक्लूडेड है वहां पे, मतलब क्रिमिनल नेचर है। उसके बाद जब ये महसूस हुआ कि डिसऑनर हो रहे हैं चेक के और यहाँ जरूरत है कुछ अलग प्रोविजंस की, तो 1988 में हमारा अमेंडमेंट आया और 1 अप्रैल 1988 को ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आया और वहां पे सबसे पहले जाके चैप्टर नंबर 17 ऐड हुआ और वहां पे सेक्शन 138 से लेके 142 सिर्फ और सिर्फ 5 सेक्शन ऐड हुए थे। कब? 1988 में। उसके बाद 5 सेक्शंस की और जरूरत पड़ी, तो 2002 में, दैट इज 6 फेब 2003 में ये इफेक्ट में कब आया? 6 फेब 2003 को 2002 का अमेंडमेंट इफेक्ट में आया और वहां पे 5 और सेक्शंस ऐड हुए। वो कौन से 5 सेक्शंस थे? 143 टू 147। या बेसिकली समझ आया कि हमें ऑफेंसेस बाय कंपनीज हो गया है, या फिर कुछ एविडेंसेस से रिलेटेड पॉइंट है, बैंक स्लिप से रिलेटेड पॉइंट है, तो वो सब कब ऐड हुआ? 2002 का अमेंडमेंट से ऐड हुआ, जो कि इफेक्ट में आया 2003 में। देन अगेन ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा उठा 2014 में दशरथ रूप सिंह के मैटर में, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया। वो लैंडमार्क जजमेंट में क्या कहा गया था? वी विल स्टडी दिस वंस वी रीड ऑल द प्रोविजंस। एंड उसके बाद 2015 में लेजिस्लेचर को महसूस हुआ कि अमेंडमेंट की जरूरत है। सो 2015 के अमेंडमेंट से, जो कि इफेक्ट में आया 15 जून 2015 को, उससे ऐड किए गए 2 प्रोविजंस, दैट इज 142 में सब सेक्शन 2 एंड 142A। ध्यान रखना, 142 का सब सेक्शन 2 ऐड हुआ एंड 142A, मतलब एक सेक्शन में सब सेक्शन ऐड हुआ और एक पूरा ही सेक्शन ऐड हुआ है 142A। ये दोनों ही किससे डील करते हैं? ये दोनों ही ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट डील करते हैं। फिर हुआ ये कि कुछ टाइम बाद महसूस हुआ कि इंटरम कॉम्पनसेशन एंड इंटरम डिपॉजिट की आवश्यकता है। तो 2018 में, दैट इज 2 अगस्त 2018 में 2018 का अमेंडमेंट कमेंस हुआ, इफेक्ट में आया और वहां पे 2 और सेक्शंस ऐड हुए, दैट इज 143A एंड 148। सो 2018 से पहले हमारे पास सिर्फ 147 सेक्शंस ही थे, लेकिन 148 दैट इज लास्ट सेक्शन 2018 में ऐड हुआ है। ठीक है, बराबर सबको समझ आ रहा है? ये क्रोनोलॉजी और ये नोट्स आपके क्लास खत्म होने के बाद शेयर हो जाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू कलेक्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, सॉरी नॉट क्वेश्चंस बट ऑल दीज पीडीएफ्स फ्रॉम योर PW ऐप। वहां पे जाके आप एनरोल कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएगी। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप, आपको मिल जाएगा। एंड यू फील कि कोई डाउट है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, वो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 पार्टीज को समझना है, क्योंकि जब स्पेसिफिकली आप सेक्शन नंबर 142 का सब सेक्शन 2 पढ़ोगे तो यहाँ पे टर्म्स आएंगे और फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि चेक बनता कैसे, बनाने वाली पार्टी को क्या बोलते हैं, जिसको चेक दिया गया उसको क्या बोलते हैं, और एक बैंक को क्या बोला जाता है। ओके,
मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया, नहीं आपने मुझे दिया क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, आपने बोला कि मैम हम आपको फीस पे करते हैं ना, ठीक है फीस पे कर दीजिए। फीस कितनी? मैंने बोला कि स्टूडेंट्स हम 500 रुपीज फीस रखेंगे। तो आपने बोला मैम हम आपको 500 रुपीज दे तो देंगे लेकिन हम चेक के थ्रू देंगे। किसके थ्रू देंगे? चेक के थ्रू देंगे। आई सेड ओके, चेक के थ्रू दे दीजिएगा, क्योंकि चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट क्या है? ये भी एक हमारा क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कौन कहता है? ये सेक्शन नंबर 13 कहता है दैट व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? सो यू सेड मैम हम आपको 500 रुपीज का चेक देंगे। तो आप गए अपना चेक भरने और आपका चेक, सॉरी नॉट चेक बट आपका बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किसमें है? एसबीआई में आपका खाता है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी आपने बनवाया है वो एसबीआई में है। सो व्हाट यू डिड वाज, आपने बोला कि मैम का नाम लिखना है। तो जिसको आप पे कर रहे हो, जिसको आपको अदायगी करनी है, पेमेंट करना है, वो होता है पेई। वो कौन होता है? वो होता है पेई। और जो पे करता है मतलब जो चेक को ड्रॉ करता है, बना रहा है, या ड्रॉ जो आपकी एनआई एक्ट की लैंग्वेज है वो कहता है द वन हु ड्रॉज द चेक। सो उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉवर। तो स्टूडेंट कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया है। एंड पे कौन हो गया है? टीचर हो गया, क्योंकि आप टीचर को फीस पे कर रहे हो। ड्रॉई बैंक कौन हो गई? वर्ड ड्रॉ से आपको समझ जाना चाहिए कि ये उस पर्सन से दोनों टर्म्स ताल्लुक रखती है जो कि अमाउंट पे कर रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉवर का अकाउंट जिस बैंक में है वो हो जाती है ड्रॉई बैंक। सो बेसिकली ड्रॉवर एक चेक बनाता है और बैंक को ये अथॉरिटी देता है, बैंक को डायरेक्शन देता है कि बैंक जब भी ये चेक मैम आपके सामने प्रेजेंट करे उस वक्त मैम को उनके डिमांड पे आप ये 500 रुपीज क्या करेंगे? पे करेंगे। सो अंडरस्टूड? द पर्सन who makes the check is drawer, and the person to whom the amount is paid or for whom the check is drawn is called as payee, and the bank in which your drawer has or holds his account is said to be a drawee bank. ये ध्यान रखना, आगे टर्म्स आने वाले सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 2 में पढ़ने वाले हैं और 142 ए में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? फरहान जी जल्दी आएगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पहले पढ़ लो, रिविजन कर लो, है ना? और रिवीजन से पहले भी आपके पीवाईक्यूज मैंने आपको करवा दिए, तो पीवाईक्यूज कर लो, अपने स्टेट के भी कर लो। नाउ इट इज हाई टाइम। अब आप पीवाईक्यूज करोगे, पेपराथन और जो भी अटेंड करोगे तो काम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी आपको जरूरत है कि सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना? पहले सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ रखा तो सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट का रिविजन हो जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट भी दे दिया जाएगा। चलो आगे चलेंगे। अब हमने बोला कि आपने मेरे नाम पे एक चेक दिया, मैं गई बैंक में उस चेक को लेके। अब जरूरी नहीं है कि मैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही लगाऊं, ये मैं अपने बैंक में भी लगा सकती हूँ। अंडरस्टूड? ये चेक मैं अपने बैंक में भी लगा सकती हूँ, प्रोवाइडेड जो भी फॉर्मेलिटीज होती है मुझे पूरी करनी। अब सुनो, जब मैं मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका दिया हुआ चेक लेके गई, वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर क्यों हुआ? क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। मान लीजिए आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज थे, है ना? भगवान करे करोड़ों रुपए आए आपके अकाउंट्स में ना, अच्छे अच्छे जजेस बनो फटाफट से। ठीक है, तो क्योंकि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट अमाउंट था इसलिए क्या हो गया? चेक डिसऑनर हो गया। तो क्या इमीडिएटली आपके ऊपर केस बन जाता है? इमीडिएटली कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 138 ने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दी है, वो फुलफिल होनी जरूरी है, तभी 138 के लिए कोई क्रिमिनल मैटर बनेगा। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि हमको फुलफिल करनी है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। बराबर है ये चीज? सो पहले 138 में जनरल रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक चेक का डिसऑनर होता है। इफ आई वांट टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन हु गेव मी द चेक और जिसका चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या एसेंशियल कंडीशंस है? सबसे पहले जरूरी है कि आपने मुझे एक चेक देना चाहिए। आप मुझे एक चेक दे रहे हैं और चेक किस लिए है? वो चेक इसलिए है क्योंकि आप अपनी या तो कोई डेट को डिस्चार्ज कर रहे हैं या लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब ये चीज अच्छे से सुनो, अगर मैं किसी को चेक दे रही हूं तो ऐसे ही थोड़ा ना दूंगी, एक दिन सपना आ गया चलो फ्री बैठे क्या करें, है ना? इससे अच्छा है कि किसी को चेक दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तो कोई चेक देता नहीं है। चेक हम किसी को तब देते हैं जब हमसे कोई पैसे मांग रहा है। ये डेट कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने किसी से कोई सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, तो उसके लिए चेक दे रही हूँ। किसी की स्कूल या कॉलेज फीस देनी है, या कोई मुझसे रुपए मांग रहा है तो उसको वापस अदा करने के लिए मैं किसी को भी चेक दे रही हूँ। कोई अपनी डेट को फुलफिल या डिस्चार्ज करने के लिए आई कैन गिव चेक। या मेरी जहां पर कोई लायबिलिटी बनती है, मेरा कोई ऐसी दायित्व बन रहा है,
तो उसको शेड ऑफ करने के लिए मैं चेक दे सकती हूं। तो इन दोनों पॉइंट से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूं कि मैं इलीगल पर्पस के लिए कभी चेक नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि डेट और लाइबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि लीगली एनफोर्सेबल है। लीगली एनफोर्सेबल का मतलब इन केस अगर मैंने वो डेट, आपका वो डेट नहीं चुकाया, तो उस डेट की रिकवरी के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, उस डेट को एनफोर्स करवा सकते हो कोर्ट में जाके। अंडरस्टूड? अब वो डेट अगर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन द मैटर। मान लो मैंने आपसे ओपियम खरीदा और अब आप बोल रहे हो कोर्ट में जाके, मैम ने मुझसे ओपियम खरीदा, मैम ने मुझसे गांजा खरीदा, इसलिए मैम को बोलो मुझे चेक देंगे, अमाउंट जो है वो चेक से देंगी, मैम को बोलो मेरा डेट सेटिस्फाई करे। सबसे पहले कोर्ट बोलेगा ये जो तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो भी तुम लोग बिजनेस कर रहे हो लीगली एनफोर्सेबल भी है क्या? You will say no. Why? Because it is illegal. It is an offense. Understood? So हम डेट या लाइबिलिटी ऐसी डिस्चार्ज कर रहे हैं जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, जो अगर सामने वाले पर्सन ने नहीं निभाई तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट हमें रेमेडी देगा, तो ही हम ऐसी डेट या डिस्चार्ज या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए चेक को इशू करेंगे। आपने अपना एक डेट डिस्चार्ज करने के लिए मुझे एक चेक दिया कि मैम आप अपनी फीस मांग रही थी कब से, तो ये लीजिए आपका फीस को जो है हम डिपॉजिट करवाते, चेक ले लीजिए। बट जब मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, वो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बैंक हैड रिटर्न द चेक। क्यों चेक बैंक ने रिटर्न किया? बिकॉज आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट अमाउंट था। आपके अकाउंट में मान लीजिए 200 रुपीज थे, आपने मुझे 500 रुपीज का चेक इशू कर दिया। नाउ दिस ग्राउंड और दिस इनसफिशिएंट अमाउंट मेक्स द बैंक टू रिटर्न दैट चेक टू यू। अब जब भी देखो रिटर्न करती है ना, तो बैंक एक बैंक स्लिप देती है जिसपे लिखा होता है कि कौन से ग्राउंड्स पे आपका चेक वापस रिटर्न हुआ है। दो ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहला एक तो है कि इनसफिशिएंट अमाउंट है, दूसरा एक्सीड द अमाउंट अरेंज्ड विद द बैंक विद एन एग्रीमेंट। क्या होता है कि बैंक में ऐसा सेटलमेंट होता है जहां पे हम एग्रीमेंट करते हैं बैंक के साथ एक पर्टिकुलर लिमिट तक के लिए, कि मान लीजिए 2 लाख तक के लिए मैंने बैंक से एग्रीमेंट किया है दैट इन केस मेरी ऐसी कोई भी लाइबिलिटी या डेट रहती है तो बैंक मुझे 2 लाख तक का रुपए देगा या मेरी जगह उस पर्सन को वो अमाउंट पे कर देगा। लेकिन मैंने उस एग्रीड अमाउंट जो मेरे और बैंक के बीच में अमाउंट एग्री हुआ है उसको एक्सीड करके मैंने किसी पर्सन को चेक दे दिया, तो अब या तो वो चेक इसलिए फर्निश नहीं हुआ है, इसलिए फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि मेरे बैंक में सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, या फिर मैंने वो लिमिट एक्सीड कर दी जो कि बैंक के साथ मैंने एग्री किया था। तो इन दोनों ही ग्राउंड्स पे बैंक क्या कर सकता है? आपका चेक रिटर्न कर सकता है। और यहां पे हम मानते हैं कि चेक डिसऑनर हुआ है। चेक जब बैंक रिटर्न कर देती है तब हम कहते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया है। अब जब ये चेक डिसऑनर हुआ तो उसको क्या माना जाता है? ऑफेंस माना जाता है। आई वॉन्ट द पर्सन दैट इज द ड्रॉवर टू अंडरगो एन इम्प्रिजनमेंट और टू अंडरगो द पनिशमेंट, बट फॉर दैट सर्टन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। सर्टन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड जो कि मुझे फुलफिल करनी है इन केस आई वांट कि डिसऑनर ऑफ चेक की एक प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले, या 138 में अगर मुझे कंप्लेन फाइल करनी है तो ये जरूरी है कि मैं ये 3 कंडीशंस फुलफिल करूं। और वो 3 कंडीशंस क्या है पहले अच्छे से समझा, ठीक है? राइट आशु जी, थैंक यू राहुल जी। चलो अब वो 3 कंडीशन क्या है अच्छे से समझना। कंडीशन नंबर ए कि जब भी ऐसा चेक इशू किया जा रहा है, अच्छे से सुनना, जब भी आपने मुझे चेक इशू किया मैंने वो चेक बैंक में प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन कितने टाइम तक के लिए? विद इन वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड में अगर मैंने बैंक में चेक प्रेजेंट किया है तब तो उसका डिसऑनर माना जाएगा, लेकिन जो वैलिडिटी पीरियड थी मैंने उसके बाद जाके चेक दे दिया। हम लोग जनरली लिखते हैं ना बैंक के चेक के ऊपर 1 जनवरी 2023। अब मान लो मैं 24 में जाके उस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर रही हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, एंड अब मैं बोल रही हूँ चेक डिसऑनर हो गया। नो, नॉट अलाउड, बिकॉज मैम आप 1 साल बाद चेक लाके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। अब वो वैलिडिटी पीरियड क्या होगी? वो वैलिडिटी पीरियड अकॉर्डिंग टू 1881 का एक्ट कितनी होती थी? 6 मंथ्स होता था। 1881 का एक्ट ये कहता था कि भैया 6 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड होनी चाहिए। कहता था कि अभी भी कह रहा है कि 1881 का ये जो एनआई एक्ट है वो कहता है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैम आपको चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब डिसऑनर हो जाता है तब तो आप 138 में कंप्लेन फाइल करेंगे, लेकिन 6 मंथ्स के बाद अगर डिसऑनर होता है कोई कंप्लेन नहीं बनेगी। लेकिन 2012 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया। क्या आया?
2012 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया और उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी चेक, डिमांड डिपॉजिट क्या करना है, डीडी, अगर बैंक में सबमिट करना है तो यू हैव टू सबमिट इट विद इन 3 months. 3 months from when? 3 months from when it is made, 3 months from when it is drawn. बराबर. तो अब ये देखो, जब मैं ये बोल रही हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रस्तुत करना, अब आपके दिमाग में जरूर कंफ्यूजन आएगा कि मैम है ना अभी 6 months वाला प्रोविजन लिखे या 3 months वाला प्रोविजन लिखे. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने स्टेट जुडिशरी, जिस स्टेट जुडिशरी में अपियर हो रहे हो, उसका पीवाईक्यू उठा के देखो और वहां देखो कि ऑफिशियल अथॉरिटीज ने क्या टाइम ड्यूरेशन मेंशन करके दिया है. क्लियर? अब आप ये सोचोगे कि मैम बैंक वाले 6 months को फॉलो करती है और 3 months को. बैंक 3 month को फॉलो करती है क्योंकि आरबीआई का 2012 का सर्कुलर मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किया है, शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप पे. आप वहां से मीडिया में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं. अगर फिर भी नहीं मिलता है, आई विल अगेन शेयर 2012 का सर्कुलर, आरबीआई सर्कुलर, और यू कैन मैसेज मी, आई विल शेयर दैट. वहां पे साफ साफ बैंक्स को, सारी बैंक्स को डायरेक्शन दिया गया है कि 3 months के एक्सपायरी के बाद आप कोई भी चेक को एंटरटेन नहीं करेंगे, कोई भी चेक को सबमिट नहीं करेंगे. सो बैंक्स क्या फॉलो करती है? 3 months का रूल फॉलो करती है. बराबर. तो जब बैंक्स को बोलते हैं कि 3 months का रूल आपको फॉलो करना है, मतलब कि अब डिसऑनर अगर 3 months के बाद होता है तो आपका 138 में कंप्लेंट फाइल करने का कोई राइट नहीं बनता है. ठीक है? लेकिन 3 months के अंदर अंदर आपने चेक को प्रेजेंट किया और चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया चेक, तो फिर क्या बनेगा? आपके पास राइट बनेगा, आप 138 में कंप्लेन कर सकते हैं. लेकिन कंप्लेन करने के लिए क्या जरूरी है कि विद इन वैलिडिटी टाइम पीरियड हमने चेक को प्रेजेंट करना चाहिए. ओके. जब हमने विद इन टाइम पीरियड चेक को डिपॉजिट कर दिया है, किसमें? बैंक में, लेकिन अब जाके डिसऑनर हो गया. जैसे ही मैं बैंक में गई, मैंने चेक कैशियर को दिया, चेक डिसऑनर हो गया. तो जब चेक डिसऑनर हो गया है तो मुझे नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस टू ड्रॉवर, जिसने मुझे चेक बना के दिया, मतलब मुझे उन स्टूडेंट्स को वो चेक के बारे में, डिसऑनर के बारे में नोटिस देना पड़ेगा. नोटिस कितने डेज का? 30 days का नोटिस. 30 days का नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा. ठीक है? यू कैन गो विद 3 months, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? सी, जिस फैकल्टी का जिस मीडियम में ज्यादा एक्सपर्टीज है वही मीडियम यूज करेगा ना, है ना. जिस भाषा में एक्सपर्टीज नहीं है कैसे यूज करेगा. ठीक है राकेश जी, चले आगे. अब सुनो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक 30 days का नोटिस सर्व करना है उनको. अबाउट व्हाट? अबाउट डिसऑनर, कि भैया डिसऑनर हो चुका है ऐसा. अब जब उन्हें नोटिस मिल चुका है तो ही इज गोइंग टू डू व्हाट? ही इज गोइंग टू पे. उस पर्सन की लायबिलिटी बनती है ड्रॉवर की कि उसे आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो पे करने में फेलियर करते, और फेल कितने दिन में हो रहा है? विद इन 15 days. अब विद इन 15 days फ्रॉम व्हेन? 15 days फ्रॉम रिसीट ऑफ नोटिस. रिसीट ऑफ नोटिस. ये देखो, जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ उसके 30 days के अंदर अंदर आपको ड्रॉवर को नोटिस देना कि भैया तुम्हारा चेक जो है डिसऑनर हो गया. जिस दिन ड्रॉवर को ये पता चला कि आज मुझे डिसऑनर का नोटिस मिल चुका है, वहां से 15 दिन के अंदर, वहां से 15 days के अंदर ड्रॉवर को क्या करना है? ड्रॉवर को यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश करनी है, वापस पे करेगा वो आपको. लेकिन 15 days के बाद भी अगर ड्रॉवर फेल हो जाता है पेमेंट करने में, देन आप 138 में क्या कर सकते हैं? यू कैन फाइल अ कंप्लेन. अब आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है दैट यू हैव टू फाइल कंप्लेन विद इन हाउ मच? विद इन 30 days. विद इन 30 days. पहले ये बताओ कि यहाँ पे 30 days लिखा है या 1 month लिखा है? और क्या अगर कहीं पर 30 days लिखा है तो क्या मैं उसे 1 month मान सकती हूं या नहीं मान सकती हूं? क्या मैं उसे 1 month मान सकती हूं या नहीं मान सकती हूं? यस, राइट. अब देखो, ये सारा पॉइंट कहां मेंशन्ड है? ये सारा पॉइंट हमें मेंशन्ड है प्रोवाइजो में, जहां क्लॉज ए बोलता है चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन 6 months, लेकिन आरबीआई सर्कुलर क्या बोलता है? विद इन 3 months. नेक्स्ट बी पॉइंट बोलता है पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग विद इन 30 days. 30 days में आपको नोटिस देना है.
लेकिन 30 डेज के बाद जिस दिन उस पर्सन को पता चला, 15 डेज के अंदर अंदर उस पर्सन ने क्या करना है, उस पर्सन ने अमाउंट पे करना है। अब जब उस पर्सन को पता चला कि उसने फेलियर कर दिया, 15 डेज में भी अमाउंट पे नहीं किया है, तो यहां पर जिस दिन उसने फेलियर किया है उसके 1 मंथ में, यस वेरी गुड सोनम जी, इट इज 1 मंथ नॉट 30 डेज। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो 30 डेज हमने यहां लिखा है, ये आप 30 डेज कभी नहीं लिखेंगे, ऑलवेज 1 मंथ। 1 मंथ और 30 डेज में फर्क ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी एक महीने में 31 दिन भी हो सकते हैं, एक महीने में 28 या 29 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लीप ईयर, बराबर। 30 डेज मतलब बराबर 30 दिन, लेकिन एक महीना मतलब एक महीना। मान लो अगर अगस्त में आपको चेक दिया था तो वहां 31 डेज है, अक्टूबर में दिया, दिसंबर में दिया, मार्च में दिया, वहां 31 डेज है। तो यू हैव टू वेट फॉर द होल मंथ टू गेट फिनिश्ड। क्लियर? यस। और ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है। 1 मंथ फ्रॉम व्हेन? 1 मंथ फ्रॉम व्हेन द पर्सन फेल्स। तो यहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज होगा? कॉज ऑफ एक्शन तभी अराइज होगा जब इस पर्सन ने फेलियर कर दिया है पेमेंट करने पर, और जिस दिन वो पर्सन फेलियर कर दे पेमेंट करने में, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है, तब तो आपका कॉज ऑफ एक्शन एंटरटेन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर? बराबर राकेश जी, माया भट्ट जी, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं एक और चीज आपको यहां बताना चाहती हूं, आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। पहले हमने क्या पढ़ा? 30 डेज। 30 डेज क्यों? पहले आपको वैलिडिटी टाइम पीरियड याद रखना है, उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर आप नोटिस देंगे। फिर आपको क्या याद रखना है? 15 डेज का कंसेप्ट याद रखना है। 15 डेज में क्या हो गया? फेलियर हो गया, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेन कब करेंगे? विद इन 1 मंथ। 1 मंथ फ्रॉम व्हेन? 1 मंथ फ्रॉम व्हेन द पर्सन फेल्स टू पे द अमाउंट, और 1 मंथ फ्रॉम व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। ओके, यस, फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेन फाइल करेंगे, तब तो 138 का मैटर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर आज की तारीख दैट इज 18 मार्च को आपके साइड से चेक डिसऑनर हो गया, तो मैं मैक्सिमम यहां से पूरे 1 महीने के बाद क्या कर सकती हूं? 1 महीने के बाद कंप्लेन, 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ। लेकिन मान लो मैं जाके 1 मई को कंप्लेन फाइल कर रही हूँ, 138 का मैटर नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? बराबर। तो ये टाइम ड्यूरेशन अच्छे से याद रखनी है आपको। अब पनिशमेंट मैं समझा रही हूं, अच्छे से समझना, क्योंकि आगे फिर से आपके दिमाग में ये आएगा पनिशमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, पनिशमेंट वाला पॉइंट फिर से आएगा, और फिर आप बोलोगे कि मैम ये पनिशमेंट क्या? 138 का पनिशमेंट कितना दिया? अगर चेक डिसऑनर हुआ तो मैक्सिमम 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट और फाइन। और फाइन कितना हो सकता है? मतलब या तो 2 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट, या फिर फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। लेकिन अगर फाइन देंगे तो फाइन कितना? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। अगर आपने मुझे चेक दिया 500 रुपए का, 500 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया, तो आपके ऊपर फाइन कितना लग सकता है? 1000 रुपए तक का। 2x का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स, दैट इज ट्वाइस। क्लियर? यस। कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ उसके 1 महीने में आशु जी हमें कंप्लेन फाइल करनी है। और कॉज ऑफ एक्शन अराइज कब होता है? कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होता है जब पर्सन फेल कर दे पेमेंट करने में, और वो फेल कर देता है पेमेंट करने में कब? जब उसने 15 डेज के अंदर पे नहीं किया। तो बेसिक सी बात है, जब मैंने आपको नोटिस भेज दिया आशु जी कि आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से आपका जो है अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस था, इसलिए आपका चेक डिसऑनर हो गया। तो जिस दिन आपको ये नोटिस मिल गया उसके 15 डेज में आशु जी आपको ट्राई करना है पे कर दो, लेकिन उसके 15 डेज में भी आप पे नहीं कर पाए, देन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। सो कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली अराइज कब होता है? वो 15th डे जिस दिन खत्म हो गया है, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। क्लियर पॉइंट? कॉज ऑफ एक्शन मतलब अब आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज किसका? एक्शन का। तो जब वो कॉज अराइज हो गया है, अब आपका राइट बनता है कि आप एक्शन ला सकते हो। सो दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। बराबर? क्लियर? समझ में आ गया? और एंड में कंफ्यूजन रखना है। पनिशमेंट क्या है? मैक्सिमम 2 इयर्स और फाइन। और फाइन कितना हो सकता है? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। बराबर? देखो यहां पे पढ़ो 138 की लास्ट लाइन, बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू 2 इयर्स और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ। सो क्या है ये? और है। ठीक है,
डू नॉट वरी, देखो लास्ट टाइम का आपका पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, फॉरगेट इट, है ना। ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड ऑफ फॉर गिविंग योर सेल्फ। हमेशा खुद को ऐसे ब्लेम नहीं करते ना। ब्लेम किस चीज का, काफी चीजें होती है, काफी सारे वो पॉइंटर्स होते हैं जो मैटर करते हैं आपके किसी एग्जाम को क्रैक करने या ना क्रैक करने के पीछे। तो कुछ हमारे हाथ में होती, कुछ हमारे हाथ में नहीं होती। फिलहाल हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, तो वो कर लेते हैं। ओके चलो आगे चलेंगे। सो दिस इज योर 138। 138 को फिनिश किया है हमने। अब सुनो, जब हम कंप्लेन फाइल करें तो कंप्लेन फाइल कहां होती है, कंप्लेन फाइल होती है 142 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी। ये सब क्लॉज सी पढ़ोगे तो वहां दिखेगा 1 मंथ का सब पॉइंट। 138 में ये 1 मंथ का पॉइंट नहीं दिखेगा कि आपको कंप्लेन 1 में फाइल करनी है। आपको 1 मंथ का जो कंप्लेन फाइल करने का राइट है वो 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में देखने को मिलेगा। ओके अब चलेंगे आगे, जहां हमें ये देखना है कि अगर ऑफेंस हो गया, अगर ऑफेंस हो गया तो कॉग्निजेंस लेने का राइट किसको, या कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेगा। पहले देखेंगे कि कौन सा कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने का राइट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास है, या इनसे सुपीरियर के पास है, लेकिन इनसे इंफीरियर के पास नहीं है। बिकॉज सेक्शन 142 ये कहता है दैट नो कोर्ट, that is no court inferior to judicial magistrate first class or metropolitan magistrate is competent to take the cognizance of the offense। cognizance of the offense का मतलब क्या है, मतलब संज्ञान कौन ले सकता है, संज्ञान कौन ले सकता है। संज्ञान लेने का मतलब क्या है, who is competent to try that matter। तो इट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्या ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन कब लेंगे, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। अगर आपके एक पर्सन ने कंप्लेन फाइल की किस दिन, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। 138 में जो 1 मंथ हम पढ़ के आए वो यहां लिखा है। तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर कंप्लेन फाइल कर दी जाती है तो ही क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। अब ये मत सोचना कि ये विद इन 1 मंथ का जो लिमिट है वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है। नो, दिस लिमिट इज नॉट ऑन द मैजिस्ट्रेट। इज इट ऑन द मैजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 142 पर आते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस लिमिट आई डोंट थिंक इज ऑन मैजिस्ट्रेट। 142 क्या कहता है, 142 ओके 142 का सबसेक्शन 1 clause A पढ़, no court shall take cognizance of any offense punishable under this section, that is 138, except upon a complaint in writing made by the payee or as the holder in due course. Such complaint is made within 1 month of the date on which the cause of action arises. So basically हमने बोला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तब तक कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि उनके पास कंप्लेन फाइल नहीं कर दी जाती। और ये कंप्लेन कितने टाइम में फाइल करनी है हमें, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन द पर्सन फेल्स टू पे द अमाउंट। क्लियर है ये चीज, तो ध्यान रखना ये 1 मंथ कॉग्निजेंस लेने का टाइम पीरियड नहीं है, लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के ऊपर, जैसे हम पढ़ के आते हैं सीआरपीसी में। क्लियर है ये चीज, ये 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन या लिमिट तो हमने किसके ऊपर लगाई, ड्रॉवर के ऊपर लगाई है कि 1 महीने में उसे क्या करना है, नॉट ड्रॉवर, पे को, कि 1 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, और कॉग्निजेंस लेंगे कैसे, हाउ, इफ कंप्लेंट इज फाइल्ड, अगर कंप्लेंट फाइल किया गया कैसे, राइटिंग में, तो ही यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेने वाले हैं, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज योर 142 सबसेक्शन 1। अब 142 में सबसेक्शन 2 ऐड हुआ था, कब ऐड हुआ था, 2015 से ऐड हुआ था, जो कि हम अभी नहीं पढ़ के बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हम अमेंडमेंट वाइज चल रहे हैं। ओके, तो जब हम 142 का सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो साथ में 142 ए को भी पढ़ने वाले हैं, जो कि दोनों ही 2015 से ऐड हुए हैं। क्लियर, आशु जी बराबर, यस, लिमिट इज ऑन पे। ये जो 1 मंथ की लिमिट है, ये लिमिट किस पे है, ये पे पे है, कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास राइट है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं 138 में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज 139 एंड 140। अब 139 और 140 दो बेसिक प्रोविजंस हैं, आपको 1 लाइनर्स के हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो कि क्या कर सकता है, आपका आर्ग्यूमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ऐसे बोलूं तो लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है,
ओके, थैंक यू अमित जी। आई विल बी डीलिंग विद टीपीए मैराथन वेरी सून, है ना, वापस से टीपीए मैराथन लूंगे, वो शायद लंबी होने वाली है, 2 अप्रैल को वो मैराथन ली जाएगी, ठीक है। सो अभी लगभग हमारे पास 15 डेज हैं उसके लिए, ओके। गुड इवनिंग राजेश जी। सो आई होप दैट आल्सो गोज वेल एंड दैट विल बी डेफिनेटली एन एडवांस्ड सेशन ऑफ व्हाट आई हैव अर्लियर टेकन, ठीक है। अब सुनो, प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंसेस। अब ऑफेंस कौन सा हो रहा है, 138 में ही हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट एक उपधारणा बनाएगा, एक प्रिजम्पशन लेगा। किस चीज की प्रिजम्पशन लेगा, यहाँ पे ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि जो चेक स्टूडेंट्स ने मैम को पे किया था वो किसी डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही इशू किया था, को डिस्चार्ज करने के लिए ही इशू किया था। ऐसे ही स्टूडेंट्स ने मैम को चेक इशू नहीं कर दिया था क्योंकि वो फ्री बैठे थे या ऐसे मन हो गया कि चलो मैम को गिफ्ट करते हैं, नहीं। सो कोर्ट विल टेक अ प्रिजम्पशन, और वर्ड विल भी नहीं, वर्ड क्या लिखा है, शैल प्रिज्यूम। सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम्स में कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिजम्पशन कोर्ट विल टेक अंडर योर सेक्शन नंबर 139, और ये किसके फेवर में होगी, ये किसके फेवर में होने वाली है। पहले तो ये बताओ फेवर से पहले कि शैल प्रिजम्पशन कैसी होती है, इट इज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इट इज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। कंक्लूसिव प्रूफ अगर आ जाए, दैट इज सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कंक्लूसिव प्रूफ आ जाए तो इट बिकम्स इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हमने रैपिड रिवीजन किया था और जल्दी फाउंडेशन बैच में भी हमको स्टार्ट करेंगे, तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है क्रिश जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी रखेंगे, ठीक है। सीआरपीसी में मजा आ रहा है, ओके ग्रेट। छोटे छोटे सेशंस ले रहे हैं पर कोशिश किया जा रहा है कि आपको बेसिक्स और इन डेप्थ पढ़ाया जाए, बराबर। तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन यहाँ पे कोर्ट लिया जाएगा, मतलब इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू प्रिज्यूम कि जो चेक है, जो चेक था वो किसी डेट या लायबिलिटी को शेड करने के लिए ही डिस्चार्ज किया गया था। नाउ व्हाट ऑल डिफेंसेस आर नॉट अलाउड, कुछ पर्टिकुलर डिफेंसेस हैं जो कि हमारा ड्रॉवर नहीं ले सकता। ड्रॉवर यहां पर कौन से डिफेंस नहीं लेगा, वो ये डिफेंस नहीं लेगा कि मुझे नहीं पता था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना है। मैम आप खुद अपने अकाउंट के होल्डर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। अब ये देखो पहले सेक्शन नंबर 140 which says it shall not be a defense in the prosecution for an offense under 138 that the drawer had no reason to believe that he had issued the check and that the check may be dishonor on the presentment for the reason stated in that section. Reason stated in section number 138. कौन से reason stated है 138 में? Insufficiency of the balance or exceeding the limit that has been arranged by your bank as per the agreement between you and the bank. तो कभी भी ड्रॉवर ये ग्राउंड ऑफ डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा। अरे भाई आप चेक इश्यू कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे और कितने पैसे नहीं है। यस, इट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था, अभी हम केस पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है आशु जी। दिस इज लैंडमार्क केस कि 138 का ऑफेंस कैसा है, इट क्रिएट्स अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ओके, वेरी गुड राहुल जी। यस यस, सीआरपीसी 5 आएगा ना, आज आ गया है क्रिश जी, सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 5 आ गया है। कल संडे है, कल कोई लेक्चर नहीं आएगा, परसों आएगा, मंडे को आएगा लेक्चर नंबर 6। एंड जैसे जैसे सेशंस करवाए जा रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, वेल एंड गुड, जो पॉइंट समझ नहीं आया वहां से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा सीआरपीसी 484 सेक्शंस को मैं फाउंडेशन बैच में डील करने वाली हूँ। कोई पॉइंट नहीं समझा पहले तो वहां समझ लेना, और जो एकदम पहली बार सीआरपीसी देख रहे हो तो क्लास के नोट साथ में बनाते रहना, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि 138 में ऑफेंस कैसे होता है, 142 में कॉग्निजेंस कब कौन कैसे लेगा, फिर हमने ये पढ़ा 139 में कि यहाँ पे कोई प्रिजम्पशन ली जाएगी, 140 में क्या पढ़ा हमने कि कोई भी आप डिफेंस नहीं लोगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कैन आई रीड दिस विद सेक्शन नंबर 9 ऑफ एसआरए, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 ऑफ एसआरए क्या कहता है कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई सूट फाइल की जा रही है तो उसको कुछ डिफेंसेस अलाउड होंगे। 140 ऑफ एनआई एक्ट क्या बोलता है, कुछ डिफेंसेस अलाउड नहीं होंगे, लेकिन सेक्शन नंबर 9 ऑफ एसआरए क्या कहता है, कुछ डिफेंसेस अलाउड होंगे। और जिस पर्सन के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे हैं, वो पर्सन हर वो डिफेंस ले सकता है जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
के अंदर उसे अवेलेबल है, येस और नो। कैन आई कनेक्ट दिस विद सेक्शन नंबर 9 ऑफ एसआरए, क्योंकि वो भी डिफेंसेस की बात कर रहा है। बस फर्क ये है कि 140 में बोला कि ये पर्टिकुलर डिफेंसेस आप नहीं लोगे और एसआरए में ये पर्टिकुलर डिफेंसेस आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर। सीआरपीसी विल गेट फिनिश बाय 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक सीआरपीसी फिनिश हो जाएगा। आई थिंक 10th ऑफ जून तक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हो जाएगा, लेकिन मेजर पार्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का हो जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल माया जी, मैं कोशिश करती हूँ, है ना, बराबर चीज। आगे चले, चलो अब हमें ये डील करना ऑफेंसेस बाय कंपनी, जिसको मैं क्या कहती हूँ, यूनिवर्सल सेक्शन, जिसको हमने अक्सर बोला है इट इज यूनिवर्सल सेक्शन। अब ये यूनिवर्सल सेक्शन क्यों है? सब जगह ये सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं दे रखा है, सेम प्रोविजंस दे रखे हैं सब जगह। अगर मान लो जो चेक डिसऑनर हुआ है, वो चेक किसका था? वो कंपनी ने इशू किया था कोई चेक, मुझे कोई कंपनी ने मुझे चेक इशू किया, एबीसी लिमिटेड व्हाटएवर, लेकिन उनका चेक डिसऑनर हो गया, तो यार लाइबिलिटी किसकी बनेगी? क्योंकि कंपनी तो एक बिल्डिंग है ना, क्या हम इसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं क्या? और अगर प्रोसिक्यूशन होना है, प्रोसिक्यूशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमें देखनी है, तो सेक्शन 141 ये कहता है कि मैम व्हेनेवर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मतलब यहाँ पे हम प्रोसिक्यूट किसको करेंगे? कंपनी को करेंगे। मतलब वहां पे कंप्लेन में कंपनी का नाम होगा और किसका नाम होगा? पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी एट टाइम ऑफ डिसऑनर। जब डिसऑनर हुआ तो उस वक्त उस कंपनी का बिजनेस देखने के लिए पर्सन इंचार्ज कौन था? उन दोनों पर्सन्स का हम नाम लिखेंगे। अब पर्सन इंचार्ज कौन हो सकता है? मैनेजर हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। वो सारे पर्सन का आपको यहाँ पे नाम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल और हु विल बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि यस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो यहां पे हम गिल्टी किसको ठहराएंगे, या फिर इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट के लिए लाइबिलिटी किसकी बनेगी? ये क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे लाइबिलिटी किसकी बनेगी? तो यहां पे लाइबिलिटी में क्या बोला है? इट कैन बी अ डायरेक्टर, इट कैन बी अ मैनेजर, इट कैन बी अ सेक्रेटरी। कंपनी का अगर कोई सेक्रेटरी है, वो सीधा सीधा लायबल होने वाले हैं, सीधा सीधा क्या होने वाले हैं? लायबल होने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट दे रखा है जहां पे इस पर्सन को, दैट इज गवर्नमेंट डायरेक्टर को, इम्यून किया गया है कि इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब इसकी लायबिलिटी क्यों नहीं बनेगी, पहले ये समझो। पहली बात तो ये पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट, कंपनी का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर रोल निभाने के लिए, इसलिए इस पर कभी भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है अगर कंपनी की तरफ से ऐसा कोई चेक इश्यू हुआ और जो कि क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। क्लियर है ये पॉइंट? मैं प्रोवाइजो पढ़ रही हूँ, प्रोवाइजो पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन नंबर 141 का प्रोवाइजो नंबर 2, provided that where a person is nominated as a director of a company by virtue of his holding any office or employment in a central government or a state government or a financial corporation owned by or controlled by the central government or the state government, एक पर्सन को कंपनी का डायरेक्टर हमने इसलिए बनाया क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्ड करता है, कोई पोजीशन होल्ड करता है, या फिर वो ऐसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। तो जो इस पर्सन को हमने कंपनी का डायरेक्टर बनाया है, कंपनी का डायरेक्टर नॉमिनेट किया है, इस पर्सन की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, नो लायबिलिटी। सो आई कैन राइट he is a type of a government director, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टर आप मत लिख देना एग्जाम में जाके। you have to write complete sentence that any person who has been nominated by the central government, nominated to be the director, nominated as a director of the company by the virtue of his holding an office। क्यों उसको हमने एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया है? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्ड करता है। तो ऐसे पर्सन की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी एंड उसके ऊपर हम कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाएंगे। ये ध्यान रखना, हु इज इम्यून, ये थोड़ा अलग पॉइंट है जो कि हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? सब सेक्शन 2 पढ़ रही हूँ जो अति इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन 1। सबसेक्शन में कुछ भी लिखा है तो उसको एक बार भूल जाओ। वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी एंड इट इज प्रूव्ड कि ऑफेंस कमिट किया गया है, या तो उनके कंसेंट से या फिर उनके कनाइवेंस से। अब कनाइवेंस का क्या मतलब होता है कि हाँ भाई
तुम कर लो, मैं तुमको बचा लूंगा, है ना, ठीक है, मेरी देख रेख में सब कुछ हो रहा है, और इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी निग्लेक्ट ऑन द पार्ट, या फिर उनके निग्लेक्ट के वजह से कोई ऐसा काम हो चुका है, एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. So punishment किसको मिलती है? मैनेजर, डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है. कंपनी को कभी पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी कौन हो गई? कंपनी एक बिल्डिंग हो गई ना. कंपनी कौन हो गई? अगर मैं इसके स्टेटस की बात करूं तो एक बिल्डिंग को हम इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाल सकते. इट इज अ टाइप ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको आप इम्प्रिजन में बिहाइंड द बार्स नहीं डाल सकते. कंपनी के कोई हाथ पैर नहीं होती, लाइफ नहीं होता है उसमें. लाइफ किसमें होती है? डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी में होता है. क्लियर है? ओके. नाउ वी विल मूव ऑन टू एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट. कंपनी से रिलेटेड हमारे पास दैट इज द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द मैनेजर से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस है, जयलक्ष्मी का केस है, जिसको हम पढ़ने वाले एक बार सारे प्रोविजन समझने के बाद. ओके. अब अगर इस एक्ट में ऑफेंस हुआ तो हमें यह देखना है कि उस ऑफेंस को ट्राई कैसे किया जाएगा. मतलब what will be the nature of the trial which has been given under section number 143. तो जहां हमने 142 में ये देखा कि कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, अब हमें ये देखना है जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो ट्रायल कौन सी फॉलो करेंगे. तो इन्होंने बोला है वी आर गोइंग टू फॉलो समरी ट्रायल. समरी ट्रायल कहां दे रखी है? यस, राइट राहुल जी. समरी ट्रायल कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 260 टू 265 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर नंबर 21. इज इट चैप्टर नंबर 21 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 260 टू 265 क्या बोलता है? समरी ट्रायल कैसे होगी, कौन से मैटर्स में होने वाली है, किसको पावर है, किसको पावर नहीं है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास वगैरह सबको पावर है. सेकंड क्लास को कब पावर है? जब हाई कोर्ट ऑथराइजेस. ओके. तो उन्होंने ये बोला कि समरी ट्रायल होगी, लेकिन ट्राई कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिसको हम 142 के साथ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वही दो लोग हैं जो कि कॉग्निजेंस लेंगे, और जो कॉग्निजेंस लेगा वही ट्रायल कर सकता है. बराबर. लेकिन मैनर क्या होने वाला है? मैनर इन्होंने बोला समरी ट्रायल होगा. समरी ट्रायल को रेफर करते हुए दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड द सेक्शन नंबर. हमारा सेक्शन नंबर 21 में सेक्शन 260 से लेके 265 तक है, बट एनआई एक्ट सेज दैट समरी ट्रायल का सेक्शन 262 से लेके 265 तक है. वेरी गुड, राइट खुशबू जी. ये पॉइंट ध्यान रखना. समरी ट्रायल 21 में, चैप्टर नंबर 21 ऑफ सीआरपीसी में 260 टू 265 है, मतलब वहां 6 सेक्शंस इंक्लूडेड है. लेकिन इन्होंने बोला कि उस 6 में से यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शंस अप्लाई होंगे, दैट इज 262 टू 265 अप्लाई होगा. अब 261 और 260 को क्यों छोड़ा? सोचो पहले. 260 और 261 को इन्होंने क्यों इंक्लूड नहीं किया? बिकॉज सीआरपीसी में 260 और 261 क्या बताता है? हु इज एम्पावर्ड टू ट्राई द मैटर समरीली. हमको मतलब ही नहीं है 260 और 261 से, क्योंकि हमने यहां बता दिया ना कि दीज आर द 2 पीपल जो कि मैटर को समरीली ट्राई करेंगे, अब ये सोचो अगर यहां पर 260 और 261 अप्लाई हो जाता तो 260 में तो हमने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बोला है, फिर तो ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी 138 का ऑफेंस ट्राई कर पाता, राइट ना. तो ये प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्ट ना हो एक दूसरे से, इसलिए उन्होंने बोल दिया 260 और 261 अप्लाई नहीं करेगा. क्योंकि 261 में हमने क्या बोला? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगर हाई कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ऑथराइज करती है तो सेकंड क्लास भी कॉग्निजेंस ले पाएगा समरी ट्रायल का. लेकिन हम चाहते ही नहीं कि यहाँ पे सीजेएम या सेकंड क्लास ऐसे मैटर का कॉग्निजेंस ले, इसलिए हमने पहले बोल दिया 260 और 261 को तो हम अपने एनआई एक्ट की बिरादरी में इंक्लूड नहीं करेंगे. हमको ये सिर्फ 4 सेक्शंस चाहिए हमारे एनआई एक्ट को सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. Now understood why did they not include section number 260 and 261 of CRPC? क्योंकि वो जो यहाँ पे जो पर्पस है, that is who can try the matter summarily, वो पर्पस तो हमारा ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया 142 ने. वो 143 ने खुद भी क्या कर दिया है, एक तो इतने बड़े बड़े कमेंट भेजते हो ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं. तो वो जो मैटर है कि भाई कौन यहाँ पे ट्राई कर सकता है, वो तो 143 ने भी कंप्लाई कर दिया, फुलफिल कर दिया. सो दिस इज द रीजन 260 और 261 यहाँ अप्लाई नहीं होता है, सीधा 262 से स्टार्ट होता है. तो 262 में हमें क्या दे रखी है? प्रोसीजर दे रखा है. 263 में क्या दे रखा है? रिकॉर्ड ऑफ द समरी ट्रायल. 264 में क्या बोला कि मैम जजमेंट कैसे आएगा, एंड 265 में इन्होंने क्या बोला है कि हमारे समरी ट्रायल में आए गए रिकॉर्ड या जजमेंट की लैंग्वेज क्या होने वाली है.
दैट इज इट। इतने ही 4 सेक्शंस हम लोग समरी ट्रायल अंडर योर एनआई एक्ट पे अप्लाई करेंगे। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ठीक है। पनिशमेंट दिया इन्होंने, बोला कि व्हेनेवर द मैजिस्ट्रेट इज ट्राइंग द मैटर समरीली, तो 138 को जब वो समरीली ट्राई कर रहे हैं तो पनिशमेंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 1 ईयर। कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 1 ईयर का पनिशमेंट दे सकते हैं, फाइन 5000 रुपीज का। अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि मैम 138 में तो इन्होंने बोला मैक्सिमम 2 इयर्स का पनिशमेंट दिया जा सकता है और फाइन कितना दिया जा सकता है? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट, सॉरी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक अमाउंट। सो आ जाइए एक बार सेक्शन नंबर 143 पे, 143 पे आ जाओ। देखो पहली बात ये समझो कि 143 ऐड कब हुआ था। वी नो कि इनिशियली 137 सेक्शंस ही थे, 138 से लेके 142 ऐड हुआ था 1988 के अमेंडमेंट से, और उसके बाद आया 143 से लेके 147 तक। क्या आया? 143 से लेके 147 बाद में ऐड हुआ था। क्लियर? तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 143 ने एक ओनस डाला है, एक ऑब्लिगेशन डाला है, और ये कहा ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्राइड बाय जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड द प्रोविजंस ऑफ 262 to 265 both inclusive of the code shall apply to such trial, provided that in case of any conviction in a summary trial under this section shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment not exceeding 1 year and an amount of fine exceeding 5000. So basically 143 ने क्या obligation लगाया? Shall. So it is mandatory on the part. So it is mandatory on the part that जब भी ऐसा summary trial किया जा रहा है तो वो ये punishment दे सकते हैं। बेसिकली 138 में आपको पनिशमेंट ज्यादा दे रखी है, बट सिंस वी हैव टोल्ड कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्योंकि समरी ट्रायल ही अपनाएंगे, तो समरी ट्रायल करते वक्त व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर समरी ट्रायल, जब आप समरी ट्रायल यूज कर रहे हैं तो समरी ट्रायल में आप क्या करेंगे? सिर्फ इतना ही पनिशमेंट दे सकते हैं। मैम 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी सेज include all courts higher than metropolitan magistrate and judicial magistrate first class, then why 262 to 265 is only included? CJM can also take the cognizance. Yes, they can take. सुनो मेरी अच्छे से बात सुनो। समरी ट्रायल में यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? अच्छे से सुनो मेरी बात। जो आपने अभी क्या सेगमेंट बोला कि मैम हम अभी ये पढ़ के आए हैं 142 में, हम 142 सब सेक्शन 1 में क्या पढ़ के आए कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से सुपीरियर कोई भी कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन इंफीरियर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा। बराबर चीज। इसी से रिलेटेड आपका 143 ये कहता है कि जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ये दो कोर्ट्स मैटर को ट्राई कर रहे हैं तो ये समरी ट्रायल यूज करेंगे, और जब ये दोनों समरी ट्रायल यूज कर रहे हैं तो इनके लिए पनिशमेंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 1 ईयर दे सकते हैं और 5000 दे सकते हैं। अब आशु जी 142 सबसेक्शन 1 को देखकर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और इनके सुपीरियर कौन हो जाता है? इनके सुपीरियर हमारे कौन हो गए? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए। तो इन दोनों से इंफीरियर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन इनसे जो सुपीरियर है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन लिसन टू मी, वहां पर 260 और 261 को हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर हम इस पार्ट में 260 से लेके 265 को इंक्लूड कर लेते तो मतलब वहां सीजेएम भी इंक्लूड हो जाता, और जब सीजेएम इंक्लूड हो जाता तो मतलब 143 का प्रोविजो भी इंक्लूड हो जाता। और 143 का प्रोविजो क्या बोलता है कि आप इतनी ही पनिशमेंट दे सकते हैं, मतलब सीजेएम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाता कि आप सिर्फ 1 ईयर या 5000 रुपीज तक का ही फाइन दे सकते हैं। और क्या अप्लाई हो जाता? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी इंक्लूड कर देता और उसको भी बोलते कि तुम 1 ईयर प्लस 5000 तक का ही फाइन दे सकते हो। लेकिन 260 और 261 को इंक्लूड नहीं करके, अब अच्छे से सुनना, 260 और 261 को 143 में इंक्लूड नहीं करके उन्होंने सीजेएम को इस एम्बिट से बाहर रख दिया। किसके एम्बिट से बाहर रख दिया? दो चीजों के एम्बिट से बाहर रख दिया।
दैट इज समरी ट्रायल के एम्बिट से बाहर रख दिया है, और 1 ईयर प्लस 5,000 रुपीज फाइन के एम्बिट से बाहर रख दिया। सो क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूं कि अगर सीजेएम मैटर का कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो उनके ऊपर 143 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 143 तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पे अप्लाई, जो कह रहा है कि इनको समरी ट्रायल करनी है और 1 साल या 5,000 तक का फाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर सीजेएम ट्राई करना चाहते हैं मैटर और सीजेएम मैटर ट्राई करते हैं तो 143 उन पे अप्लाई नहीं होगा। ही इज नॉट गोइंग टू ट्राई दिस मैटर, मतलब समरी ट्रायल उनको करने की जरूरत नहीं है। बट जनरली अगर आप प्रैक्टिस में देखोगे तो फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही क्या जाता है, मैटर जाता है। एक बार 142 को पढ़ो। 142 कहां गया? यस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस वेयर इज आवर सेक्शन। Yes, provided cognizance of a complaint may be taken by a court after the prescribed period. Okay, बराबर। No court inferior to metropolitan magistrate or judicial magistrate first class shall try an offence punishable under section 138. अब देखो 143 ने क्या बोला कि सारे ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर, मतलब सेक्शन नंबर 138 का जो ऑफेंस है वो कौन कौन ट्राई कर सकता है? वो या तो हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, या फिर सीजेएम भी ट्राई कर सकता है एज पर 142। समझ आया सबको मैं क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूं? एक बार वापस से समझो। मैंने आपको बोला 142 के अकॉर्डिंग कोई भी मजिस्ट्रेट मैटर को ट्राई कर सकता है, दैट इज चैप्टर नंबर 17 के अंडर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी मैटर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला इन दोनों से सुपीरियर जो भी है, मतलब इन दोनों से जो इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर कौन हो गया? सीजेएम, वो क्या कर सकते हैं? मैटर को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 143 ने क्या बोला? जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैटर को ट्राई कर रहे हैं, वो समरीली ट्राई करेंगे और 1 ईयर और 5,000 का फाइन क्या कर सकते हैं? इंपोज कर सकते हैं। बराबर है ये चीज? अगर समझ आ रहा है तो यस मैम, नो मैम, कुछ तो बताओ। ठीक है, क्लियर। अब जब इन्होंने 260 और 261 को यहां इंक्लूड नहीं किया, क्या लिखा है यहाँ पे? 262 टू 265। तो बेसिकली जब इन्होंने 260 और 261 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब क्या? मतलब इन्होंने बोला अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज पर 142 कोई भी ऑफेंस ट्राई करते हैं तो उनके ऊपर समरी ट्रायल और 1 ईयर और 5,000 फाइन का कोई लिमिट नहीं है। ही कैन गिव 2 years of imprisonment और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक सीजेएम दे सकते हैं। समझ आया? गुड इवनिंग आंचल जी, बताओ। क्रिस जी, निरंजन जी, ये जब इंग्लिश की क्लास होगी ना तो इंग्लिश की क्लास का आपका मैटर सॉल्व होगा। ठीक है, कूल एंड काम माइंड। ओके, समझ आ रहा है सबको? राकेश जी, सो बेसिकली जब आप 142 पढ़ोगे तो आप हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर के सारे कोर्ट्स को याद करो। लेकिन 143 एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्ट्स के लिए अप्लाई होता है। मतलब जब फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ समरी ट्रायल करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ समरी ट्रायल। लेकिन अगर इनसे ऊपर वाला कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है तो वो क्या कर सकता है? 138 में या फिर 142 में दी गई पनिशमेंट, दैट इज 2 years, मैक्सिमम 2 years एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक का पनिशमेंट इंपोज कर सकता है। वेरी गुड आशु जी, वेरी गुड। सो उन्होंने बेसिकली, आशु जी ने मेरे पूरे स्टोरी लाइन का कंक्लूजन निकाला है दैट सीजेएम इज नॉट बाउंड टू फॉलो 143। वो समरी ट्रायल नहीं फॉलो करके 138 में दिए गए 2 years की पनिशमेंट को दे सकते हैं, दैट इज समरी ट्रायल नहीं फॉलो करे वो। इफ दे वांट ही विल गो फॉर अदर काइंड ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, क्लियर है? अभी तक हम लोग 142 तक डील कर चुके हैं, 143 भी हो चुका है। आगे चले अब। गुड क्वेश्चन। किसने पूछा था क्वेश्चन? आई विल डेफिनेटली प्रेज द स्टूडेंट। यस, आशु जी ने पूछा था। ओके, चलिए अब हम डील करने वाले हैं कि किस तरीके से समन सर्व किया जाएगा। समन भी तो सर्व करना है, समरी ट्रायल हो रही है तो ऐसा थोड़ी है कि हम समन सर्व नहीं करेंगे। समन सर्व करना है तो पहले ये देखना है कि समन सर्व किसको होगा 144 में। तो इन्होंने बोला विटनेस और अक्यूज्ड,
दोनों को आपको समन करना है, सर्व करना है। लेकिन हम इनको समन सर्व कैसे करेंगे, क्या मोड रहने वाला है? या तो हम स्पीड पोस्ट ले सकते हैं, दैट स्पीड पोस्ट से समन सर्व हो सकता है, या फिर ऐसा कोरियर सर्विस जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने अप्रूव किया है। किसने? जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर अप्रूव किया है ऐसा कोई भी मोड, तो क्या किया जा सकता है? ऐसा समन सर्व किया जा सकता है, इस मोड के थ्रू समन सर्व किया जा सकता है। लेकिन समन सर्व कहां करेंगे? बिकॉज वी नो कि सेक्शन नंबर 61 से लेके 69 ऑफ सीआरपीसी में तो बताया है स्पेसिफिकली 64 से लेके 68 तक कि गवर्नमेंट पे सर्व करना है, कंपनी पे सर्व करना है, पर्सन नॉट फाउंड पे करना है, तो क्या मेथड होगा? लेकिन इन्होंने बोला है आपको समन वहां सर्व करना है वेयर विटनेस और अक्यूज ऑर्डिनरी रिसाइड्स, या अपना बिजनेस कैरी करते हैं या पर्सनली वर्क करते हैं किसी गेन्स के लिए, देन इन दैट केस क्या होगा? देन इन दैट केस वहां पे समन सर्व किया जा सकता है। यस खुशबू जी, कंक्लूजन यही निकला ना कि सीजीएम इज नॉट बाउंड बाय 143, एंड 143 से जब सीजीएम बाउंड नहीं है तो वो हमारी 138 वाली पनिशमेंट दे सकते हैं, दैट इज अप टू 2 years एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक का फाइन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट आपको यहां पूछा जा सकता है कि when it will be presumed that summon has been duly served, समन ड्यूली सर्व हो चुका है, ऐसा कब माना जाएगा? तो सिंपल सी चीज है कि अगर जिस पर्सन को समन सर्व किया जा रहा है उसने रिफ्यूज कर दिया समन लेने से, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि भैया जो समन है वो ड्यूली सर्व हो गया है? तो जो हमारा सर्विंग ऑफिसर है वो एंडोर्समेंट करेगा एक समन पर, एंडोर्समेंट करेगा कि भैया मैंने ये चेक की तामील जाके उस पर्सन को की, लेकिन उस पर्सन ने चेक नहीं लिया, एंड समन हैज बीन सर्व्ड। चेक तो उसने डिसऑनर करवा दिया ना कि भैया ये पर्सन ने समन जो है लिया ही नहीं जब हम समन देने गए, सो ही हैज रिफ्यूज्ड, बट ही इज गोइंग टू एंडोर्स इट। एंडोर्स वेयर? एंडोर्स एट द बैक ऑफ द समन। देखो जब भी समन देने जाता है वो पर्सन, तो 2 कॉपीज होती है उसके पास, एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक कॉपी वो होती है जो कि दूसरे पर्सन को देना है। ठीक है, तो एक समन तो उस पर्सन को दे दिया जाता है, बाकी के पीछे वो क्या करता है, बैक पे एक तामील करता है, एंडोर्समेंट करता है कि इस समन की तामील हो चुकी है। तामील मतलब आपने उसको कंप्लाई कर दिया, समन को ड्यूली सर्व कर दिया गया है। ओके, नाउ जब चेक डिसऑनर होता है तो 145, 146, 147 तीनों एक साथ पढ़ने हैं आपको। जब आपके चेक के रिलेटेड अगर हम कोई एविडेंस की बात करें तो यहां ये बोला गया है कि आप एविडेंस एफिडेविट पे दे सकते हो। सीआरबीसी में कुछ भी लिखा है तो आप मत मानिए। इनफैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, बट देयर आर सर्टेन मैटर्स जहां पर एफिडेविट कैन बी टेकन इनटू एविडेंस। तो अगर कोई भी कंप्लेन का एविडेंस दिया गया है, एविडेंस ऑफ कंप्लेंट हैज बीन गिवन, तो ऐसा एविडेंस दिया जा सकता है। कंप्लेंट पे आप व्हेन यू आर मेकिंग द कंप्लेन एंड यू आर गिविंग एनी एविडेंस, दैट विल बी एडमिसिबल, दैट विल बी कंसिडर्ड इनटू द कोर्ट, एज वेल एज इफ योर प्रोसिक्यूशन वांट्स और इफ योर अक्यूज्ड वांट्स, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट में बोल सकते हैं कि हमें ऐसे पर्सन को एग्जामिन करना है या ऐसे पर्सन को समन भिजवाइए जिसने कि ऐसा एफिडेविट पर एविडेंस दिया है। कोई हो सकता है जो कि एफिडेविट पर एविडेंस दे। तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 ने तो बोल दिया कि कभी भी एफिडेविट को हम एविडेंस मानेंगे ही नहीं, बट योर सेक्शन नंबर 145 इज एन एक्सेप्शन टू इट व्हिच सेज कि हम एविडेंस को एफिडेविट पे ले सकते हैं, और वहां पे प्रोसिक्यूशन या फिर अक्यूज पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट को बोल सकता है कि उस पर्सन ने जिसने की एफिडेविट पर एविडेंस दिया है उसको बोलिए कि वो कोर्ट में आएगा, या तो उसको समन दीजिए या फिर हम उसे एग्जामिन करना चाहते हैं। ओके, क्लियर ये पॉइंट? नाउ बैंक स्लिप, जब मैंने 138 पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपका चेक डिसऑनर होता है तो बैंक क्या करता है, बैंक एक स्लिप देता है। स्लिप एज टू व्हाट? स्लिप एज टू डिसऑनर। तो इस बैंक स्लिप को एक एविडेंस माना जाएगा, और वो एविडेंस कैसा होगा? इट विल बी अ prima facie evidence. Prima facie evidence as to what? Prima facie evidence that the check has been dishonored. Dishonor हो चुका है चेक, ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? और प्रिजम्पशन कैसी है? यहां पे shall presume है, shall presume। एक बार 146 को अच्छे से हम पढ़ लेंगे, जो छोटे सेक्शन है उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं बिकॉज दैट विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, कोर्ट शैल
on production of the bank slips or memo having thereon official mark denoting that the check has been dishonored. Presume. So word कैसा है? Word है shall presume. तो court shall presume कि ऐसा जो slip है वो ये बता रही है कि भैया चेक जो है वास्तव में dishonor हो गया है. Now coming to the nature of the offense. तो 147 क्या कहता है? जो आपका सेक्शन 138 के अंदर किया गया ऑफेंस कैसा है? 320 के अंदर कंपाउंडेबल है. व्हाट इज 320? 320 ऑफ सीआरपीसी. इट इज कंपाउंडेबल, मतलब शमनीय अपराध है. ओके, यस, राइट कुमार गौरव जी. इन सिविल केसेस एफिडेविट इज एप्लीकेशन इज सॉरी इन केसेस एफिडेविट इज एप्लीकेबल ऑन ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. एब्सोल्युटली, बिल्कुल है. ठीक है, चलो आगे सुनो. अब देखो, आपको एविडेंसेस दो पॉइंट से पढ़ने हैं. एविडेंस हमें क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और हमें सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. हम सीआरपीसी में एफिडेविट्स के बारे में इतना नहीं पढ़ते जितना सीपीसी में. देखो, वी हैव कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर रिलेटेड टू एफिडेविट्स. सो इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन हमें सिविल लॉ प्लस क्रिमिनल लॉ दोनों पॉइंट से देखना है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज now we will be dealing with certain important amendments, जिसमें आता है सबसे पहले 2015 का अमेंडमेंट और फिर आएंगे हम 2018 के अमेंडमेंट पे. देखो, मैंने आपको पहले ये बताया था कि 2015 तक एनआई एक्ट में ज्यूरिसडिक्शन का कोई पॉइंट था ही नहीं. किससे गवर्न होते थे हमारे एनआई एक्ट के ऑफेंसेस? सेक्शन 177 से लेके 189 ऑफ सीआरपीसी. जो सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट है उससे क्या होता था, हमारा ज्यूरिसडिक्शन का सेगमेंट डील किया जाता था. बट 2014 में दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि आपको सीआरपीसी को रेफर करने की जरूरत नहीं है. वी विल डिसाइड कि ज्यूरिसडिक्शन आप कैसे देखेंगे. कोई भी अगर चेक डिसऑनर हुआ है, देन इन दैट केस यहां पे ज्यूरिसडिक्शन कहां रहेगा? वेयर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट on whose local jurisdiction Droy Bank is situated and had jurisdiction to entertain the complaint under 138. जिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में वो ड्रॉय बैंक कौन थी? एसबीआई. वो ड्रॉय बैंक सिचुएटेड है. अगर मैं बोल रही हूं ड्रॉय बैंक मतलब ड्रॉवर की बैंक, यस और नो? मैं जब बोल रही हूँ ड्रॉय बैंक एसबीआई, तो एग्जाम्पल के अनुसार जहां पे वो स्टूडेंट अपना अकाउंट होल्ड करता है, क्योंकि स्टूडेंट ने ही तो मुझे चेक दिया था, मुझे फीस पे कर रहे थे ना स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स कौन थे? ड्रॉवर थे. मैं कौन थी? पेई थी. और उनकी बैंक कौन सी थी? एसबीआई थी. तो बैंक कौन हो गई? ड्रॉय बैंक हो गई है. ड्रॉय बैंक जहां पे सिचुएटेड है वहां पर हम केस फाइल कर सकते हैं 138 का. ठीक है, क्लियर है? गौरव जी, अगर ये मैटर आए, एनआई एक्ट का पूरा जो सब्जेक्ट है वो सिविल इन नेचर है. कैसा है? सिविल इन नेचर. व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 17, तो चैप्टर नंबर 17 आपका एनफोर्समेंट की बात करें तो दैट इज क्रिमिनल इन नेचर. हाउ इज इट? इट इज क्रिमिनल इन नेचर. चैप्टर नंबर 17 का मैं बोलूंगी एनफोर्समेंट प्लस इसका खुद का प्रोविजंस का भी नेचर कैसा है? क्रिमिनल इन नेचर है. बिकॉज इन केस द चेक इज डिसऑनर्ड, तो हम कौन से लॉस को फॉलो करते हैं? दैट इज क्रिमिनल लॉस को फॉलो करते हैं. ठीक है, क्लियर? सो कंप्लीट एनआई एक्ट सिविल इन नेचर, बट व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 17 इट इज क्रिमिनल इन नेचर. ओके मैम, क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम साइटेशन इन आरजीएस एग्जाम. हाँ, यस, आई नो ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है. बट डू नॉट वरी अभिषेक जी, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जा भी रहा है ना तो भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं. आप देख लीजिएगा, फिर से एग्जाम होगा, नहीं पढ़ के जाएंगे. साइटेशन क्यों? बिकॉज एक तो केस का नाम याद नहीं होता, और हो जाए तो उसका ईयर याद नहीं होता, और मान लो ईयर याद हो जाए तो साइटेशन कैसे याद होगा? है ना? क्योंकि इतने सारे केसेस हैं आपके पास कि बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स को उसके ईयर भी याद रहते हैं. तो साइटेशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ केसेस टू रिमेंबर. सो डू नॉट वरी, साइटेशन हर किसी को याद भी नहीं, तो वहां पे फिर हमें तुक्का लगाना पड़ेगा. ये मान के चलना कि अगर हमारा गलत हो रहा है तो ऐसी कुछ एक्सेप्शनल चीजें सबकी गलत होगी. सो डू नॉट वरी. और किसी को मार्क्स मिल गया तो भाई उसका लक अच्छा था तो मिल जाता है. ओके, बराबर? चलो अब सुनो. अब साइटेशन में आपको ईयर तो जरूर याद रखना है. अच्छा, आगे भी साइटेशन होता है. ओके, साइटेशन सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे साइटेशन खत्म नहीं हो जाता, बिकॉज यू हैव टू सी कि कौन से जर्नल में प्रेजेंट हुआ है. एआईआर में प्रेजेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है, एग्जैक्टली कौन से जर्नल में प्रेजेंट हुआ है.
अगर आपको उसका जर्नल पता है तो आपको पेज नंबर भी देखना है, पेज नंबर पता है तो उसका वॉल्यूम, तो साइटेशन यहां आके कभी खत्म नहीं हो जाती है। और प्रोबेबली आई मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी द साइटेशन, या फिर एग्जैक्टली आप कैसे जाके उस केस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर आके हमारी साइटेशन खत्म नहीं हो जाती है। 2014 तो उसका ईयर हो गया, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है, साइटेशन में लंबा चौड़ा केस होता है, ठीक है। तो इंडिया कानून पे जाके देखोगे अगर आप, या बार एंड बेंच पे जाके देखो, स्पेसिफिकली इंडिया कानून पे जाके देखो, तो आपको साइटेशन काफी लंबी चौड़ी मिलेगी। ओके, तो कभी बना दूंगी मैं उसके ऊपर वीडियो, दैट हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू रीड द साइटेशन एंड एग्जैक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और पेज। चलो आगे चलेंगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिसके एरिया में ड्रॉई बैंक सिचुएटेड थी, वहां पे चेक डिसऑनर हुआ, वहां का कोर्ट क्या करेगा, जुरिसडिक्शन लेगा। उसके बाद 2014 का जब दशरथ रूप सिंह का केस आया तो 2015 में अमेंडमेंट हो गया। 2015 के अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था, दो चीजें ऐड हुई थी, 142 में सबसेक्शन 2 ऐड हुआ और 142A ऐड हुआ। नाउ यू सी 142 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि केस कहां फाइल होगा, एंड 142A वैलिडेशन से रिलेटेड बात करता है। किससे रिलेटेड बात करता है, वैलिडेशन से रिलेटेड बात करता है। तो देखो, ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपने जो पेमेंट, जो चेक दिया है, वो किसके थ्रू पे करने के लिए दिया है। अगर वो पेमेंट आपने थ्रू अकाउंट की है, चेक बनाते हो कि नहीं बनाते हो, अभी तक काम नहीं पड़ा। जब हम चेक बनाते हैं, ठीक है, जब हम चेक बनाते हैं तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसपे हम लिखते हैं अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब क्या है, जैसे ही मैं अपने बैंक में वो अमाउंट चेक पेश करती हूँ या आपके अकाउंट बैंक में वो चेक पेश करती हूँ, तो मुझे हाथ में कैश नहीं मिलेगा, वो मेरे अकाउंट में पैसा जाएगा। किधर जाएगा, अकाउंट में पैसा जाएगा। सो हमेशा कोशिश ये करो कि अकाउंट पे करो, क्योंकि गलती से अगर चेक कहीं गिर गया तो किसके अकाउंट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एटलीस्ट आप बाद में पता कर सकते हो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि हम हमेशा अकाउंट पे करें। ओके, तो जब आपने लिखा कि अकाउंट पे, ऐसा नहीं है कि चेक हमेशा सिर्फ अकाउंट पे से हो सकता है, विदाउट अकाउंट पे नहीं हो सकता। जब हम अकाउंट पे लिख देते तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अमाउंट किस में जाएगा, अकाउंट में पे होगा, सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पे होगा। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा, अकाउंट पे नहीं लिखा, तो मतलब इन कैश भी मैं अमाउंट ले सकती हूँ, इन कैश भी अमाउंट ले सकती हूँ, ठीक है, बराबर। ओके, तो अगर आपने चेक दिया किसी पर्सन को कि थ्रू अकाउंट उसका पेमेंट हो जाए, तो जब अकाउंट पे होगा तो पहले सोचो वो अकाउंट जो चेक है वो लेके कहां जाएगा। एग्जांपल सोचो, थोड़ा लॉजिक लगा देते हैं। आपने मुझे एसबीआई का चेक दिया, आपका बैंक का खाता कहां है, एसबीआई में, मेरा कहां, बैंक ऑफ इंडिया, मान लो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, चलो एचडीएफसी ले लेते हो, इजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। आपका एसबीआई में है, मेरा एचडीएफसी में है, आपने मुझे चेक दिया, मैम 500 रुपए की फीस लेके जाओ, अब परेशान मत करना, बार बार फीस मत मांगना। तो मैंने वो चेक लिया, अब मुझे ये बताओ, मैं वो चेक आपकी बैंक में लेके क्यों जाऊंगी, मेरी बैंक में लेके जाऊंगी ना, क्योंकि उस पे आपने लिखा अकाउंट पे, तो मैं अपनी एचडीएफसी बैंक के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि क्या होता है, इनका क्लियरेंस होता है ना, इनका एंड ऑफ द डे पे क्लियरेंस होता है। तो एचडीएफसी इज ऑल्सो होल्डिंग सम अमाउंट अगेंस्ट एसबीआई, SBI is also holding certain amount against HDFC, ठीक है, SBI against HDFC, ओके। तो जब HDFC के सामने मैंने आप वाला चेक, SBI वाला चेक HDFC मेरी बैंक को दिया, तो वो डायरेक्टली वहीं से मेरे अकाउंट में अमाउंट डाल देंगे। मैं नहीं तो SBI के पास जाऊं, SBI फिर HDFC फिर मेरे अकाउंट में, तो दैट बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं सीधा कहां जाऊंगी, मेरी बैंक के पास जाऊंगी। जब मैं मेरी बैंक के पास जाऊंगी तो बेसिकली क्या हुआ, पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स, जहां पर पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स अपना अकाउंट मेंटेन करता है, जिस बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करता है, जहां वो ब्रांच है, वहां पे हमारा ज्यूरिसडिक्शन बैठेगा। सो मान लीजिए आपकी जयपुर की एसबीआई की बैंक थी, आपने मुझे जोधपुर में, मैं जोधपुर में हूं, आपने मुझे एक चेक दिया कि मैम ये एसबीआई का चेक है, आप जाके लगा लेना, आपको कहीं पर भी लगाना है। मैंने उसको एचडीएफसी जोधपुर में लगाया। सो मेरा अकाउंट कहां है, मेरा अकाउंट जोधपुर में है। पेई कौन है, मैं हूं ना पेई, तो मेरा अकाउंट किधर है, जोधपुर में है। तो यहां पर ज्यूरिसडिक्शन बैठेगा इन केस चेक डिसऑनर हो जाता है तो। क्लियर है, अंडरस्टूड की नहीं। अगर पेमेंट थ्रू अकाउंट है, क्या है, पेमेंट थ्रू अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कि मैं जाके अपने बैंक में लगाऊंगी, बट नॉट नेसेसरी कि मैं अपने बैंक में लगाऊंगा, मैं आपकी बैंक में भी लगा सकती हूँ। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन कहां बैठेगा, ज्यूरिसडिक्शन वहीं बैठेगा जहां पे मेरा अकाउंट है।
भले मैं उदयपुर की कोई बैंक में जाके लगाऊं, चाहे वो एचडीएफसी हो सकती है, आपकी एसबीआई हो सकती है, लेकिन मेरी ब्रांच कौन सी है? जोधपुर एचडीएफसी चपासनी, ठीक है, आज ही पता चला था मेरे को। तो वहां जाके क्या होगा, वहां जाके मेरा ज्यूरिसडिक्शन बैठेगा, और अगर चेक डिसऑनर होता है तो फिर कौन से मैटर में, अगर आपने मुझे चेक दिया जो कि अकाउंट पे के थ्रू होगा, तो फिर अगर ऐसा चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बैठेगा जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर मेरी बैंक है, मेरी वो बैंक है जहां पर मैं अपना अकाउंट रेगुलरली मैनेज करती हूं। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी, प्रताप नगर या फिर कहीं और पे ना, जो ब्रांच बैंक है वहां का ज्यूरिसडिक्शन। ओके, क्योंकि अब जोधपुर के क्या, राजस्थान में भी और जिले बन गए है ना, 19 जिले और बन गए, तो अब जोधपुर भी जोधपुर नहीं रहा, जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट हो गया है, बराबर। तो अब हमारा अकाउंट कहां आ जाता है? जोधपुर वेस्ट में आ जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अगर अकाउंट के थ्रू दिया तो पेई और पेई के जहां पे पेई अपना रेगुलरली अकाउंट मैनेज करता है उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट है वहां पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर अदरवाइज दिया, मान लीजिए आपने अकाउंट पेमेंट नहीं दिया, नॉर्मल कैश के लिए दे दिया कि जाइए मैम आप सीधा चेक पेश कीजिएगा और क्या कीजिएगा, कैश ले लीजिएगा, तो फिर वहां अगर चेक डिसऑनर हो गया तो ज्यूरिसडिक्शन कहां? तो जहां आपकी ड्रॉई बैंक है, और ड्रॉई बैंक कौन होती है? ड्रॉवर की बैंक। कौन होती है? ड्रॉवर की बैंक होती है। तो जहां पर ड्रॉवर की बैंक सिचुएटेड है, या फिर जहां पर वो ड्रॉई बैंक जिसमें हमारा ड्रॉवर अपना रेगुलर अकाउंट मेंटेन करता है, मतलब मैं ब्रांच की बात कर रही हूं, ठीक है, जिस ब्रांच में हमारा ड्रॉवर रेगुलरली अपना अकाउंट मेंटेन करता है, दैट इज ड्रॉई बैंक, जहां पर सिचुएटेड है, उस एरिया के जो कोर्ट है वहां पर हमें क्या करना है? कंप्लेन फाइल करना है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये ड्रॉई बैंक वही बैंक है जिसका चेक इशू किया गया है, जिसका चेक इशू हुआ है, ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? बताओ, अगर ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट सबको क्लियर है तो बताओ कि अदरवाइज में क्या होगा, एंड थ्रू अकाउंट पेमेंट हुआ तो क्या होगा? अगर थ्रू अकाउंट पेमेंट क्या, मतलब जहां पे पे का बैंक है वहां पे ज्यूरिसडिक्शन जाएगा, लेकिन अदरवाइज देन आपने अकाउंट पेमेंट किया है तो कहां पे? जहां पे ड्रॉई बैंक, मतलब जहां पे ड्रॉवर की बैंक है वहां का ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? ओके, निखिल जी कोशिश की जाएगी, बट सिंस द फैकल्टीज विच आर टीचिंग their medium is English, that's why they are teaching in English. Okay, clear? इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम भी होती है तो मैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश वालों को ये नहीं बोलती कि हिंदी मत पढ़ो, इंग्लिश वालों को भी हिंदी पढ़नी है और हिंदी वालों को भी इंग्लिश पढ़नी है। ऑलवेज कैरी और बैरेक्ट इन डिग्लॉट, ठीक है? क्लियर? चलो आगे चलेंगे, अब सबको क्लियर है? अब सुनो, 142A ऐड हुआ, किस में ऐड हुआ था? 2015 में ऐड हुआ था। अब जब ये 2015 में ऐड हुआ, अब ये लास्ट एक टेक्निकल चीज है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ इजी चीजें हैं, ठीक है? अब सुनो, 142A बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर आपके 142 सबसेक्शन 2 में जो ज्यूरिसडिक्शन दे रखे हैं, उस ज्यूरिसडिक्शन को देखते हुए अगर आपको ये लगता है कि जहां पर आपका मैटर पेंडिंग है वो परफेक्ट जगह है, तो उस केस में क्या अभी भी मैटर आपको वहीं चलाना चाहिए या फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा? देखो, हमारे 2015 से पहले, 2015 में जो ज्यूरिसडिक्शन का मैटर आ गया, उससे पहले भी तो कहीं पर मैटर्स पेंडिंग होंगे, चल रहे होंगे। तो क्या 2015 के बाद अब जो मैटर्स ऑलरेडी अलग अलग कोर्ट्स में या विदाउट एनी ज्यूरिसडिक्शन कहीं पर भी पड़े हैं, क्या उनको हमें वापस ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो समझो 142A क्या कहता है। 142 में ए में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये कहता है दैट 2015 में ऑर्डिनेंस आया था, ध्यान रखना, ठीक है? 2015 का ये जो ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया गया, बाद में अमेंडमेंट का रूप दे दिया गया। तो 2015 का जो ये अमेंडमेंट हुआ है, अगर आपको लगता है कि 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने अब अगर मैटर 142 सबसेक्शन 2 वाली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, अगर मैटर ट्रांसफर कर दिया है, मतलब हमने सेग्रीगेट कर दिया कि 142 सबसेक्शन 2 में अगर कोई
थ्रू अकाउंट पेमेंट है तो फिर पेई के ज्यूरिसडिक्शन में चला गया, एंड अदरवाइज अकाउंट है तो फिर ड्रॉई बैंक के ज्यूरिसडिक्शन में अगर मैटर को ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड अब क्या है, वो ज्यूरिसडिक्शन परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू 142 सबसेक्शन 2, वो ज्यूरिसडिक्शन क्या है, परफेक्ट है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, वो ट्रांसफर इनवैलिड नहीं माना जाएगा। 142 का सबसेक्शन 142A का सबसेक्शन 1 पढ़ रही हूं मैं, ठीक है। सुनो, notwithstanding anything contained under CRPC, कुछ भी अगर लिखा है, for any decree, judgment, order or direction, all cases transferred to the court having jurisdiction under subsection 2 of 142 as amended by NI Act Ordinance 2015 shall to have been transferred under this act as if subsection had been in force all the material times. सुनो, खुशबू जी क्या बोला जा रहा है, जब 2015 का अमेंडमेंट हुआ मैम, और उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 142 का सबसेक्शन 2 ऐड हुआ, तो 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर मैटर्स आपने परफेक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, और अब 142 सबसेक्शन 2 का जो कंप्लायंस है वो हमने कर लिया, परफेक्ट कोर्ट में मैटर्स हैं, तो उसको वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, और इस तरीके से ट्रांसफर माना जाएगा जैसे कि वो सबसेक्शन 2 हमेशा से एग्जिस्ट करता था, हमेशा से, फ्रॉम ऑल मेटीरियल टाइम्स बोला ना, मतलब जब से एनआई एक्ट आया था, एनआई एक्ट पैदा हुआ, तब से वो मैटर क्या है, उसी कोर्ट में लगा हुआ है, तो मतलब उस ट्रांसफर को वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अंडरस्टूड। 2015 के बाद जो हमारा अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद आपने सही कोर्ट में एज पर 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मैटर को ट्रांसफर कर दिया, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ वैलिड ट्रांसफर एज इफ सबसेक्शन 2 हमेशा से एग्जिस्ट करता था। बराबर है? ओके, क्लियर। प्रोबेशन क्लास की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मैं चेक करती हूँ उर्वी जी, ठीक है, चेक करती हूं। अब सुनो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है, सबको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट ये कहता है, मान लीजिए कि हमारा एक ड्रॉवर के अगेंस्ट केस है, ड्रॉवर के अगेंस्ट एक केस क्या है, पेंडिंग है। अंडरस्टूड? ड्रॉवर के अगेंस्ट एक मैटर पेंडिंग है, और पेंडिंग कौन से कोर्ट में है? एज पर 142 सबसेक्शन 2 ऑलरेडी पेंडिंग है। मतलब कब? बिफोर 2015 की बात कर रहा है ये, बिफोर 2015 की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। या फिर मान लीजिए 142 ए के सबसेक्शन 1, मतलब इस सेक्शन में ट्रांसफर किया है मैटर। अंडरस्टूड? दो सिचुएशन बताई गई है। पहला बोला, ड्रॉवर मान लीजिए स्टूडेंट था, है ना, स्टूडेंट के अगेंस्ट वो मैटर, वो केस ऑलरेडी पेंडिंग है एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर कोर्ट में और वैलिड कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट कोई मैटर पेंडिंग है। या फिर पॉइंट नंबर 2 क्या बोला, सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपने सही कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कर दिया और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई मैटर पेंडिंग है। देन इस सेम ड्रॉवर के अगेंस्ट, मतलब उस सेम स्टूडेंट के अगेंस्ट अब अगर कोई सब्सिक्वेंट क्या है, अब कोई अगर सब्सिक्वेंट कंप्लेंट आई, मतलब वापस से उसका चेक डिसऑनर हो गया, उसने और भी कोई चेक को इशू किया लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो सब सेक्शन 2 ये कहता है दैट नाउ आप उस सेम ड्रॉवर के अगेंस्ट उस सेम कोर्ट में कंप्लेन फाइल करोगे जहां पर कि ये ऑलरेडी पेंडिंग था। ओके, क्लियर है? क्लियर पॉइंट? देखो 142A का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ड्रॉवर है जिसके अगेंस्ट केस पेंडिंग है, दो जगह, दोनों में से कोई भी हो सकती है। पहली, अगर 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग परफेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में पेंडिंग है, या फिर 142A सबसेक्शन 1 इसके अंडर आपने ट्रांसफर किया सही कोर्ट में, दोनों में से कहीं पर भी अगर मैटर क्या है, अगर मैटर पेंडिंग है और सब्सिक्वेंटली उस सेम ड्रॉवर के अगेंस्ट एक और कंप्लेन फाइल हो गई कि भैया फिर से उसका क्या हो गया, एक और चेक डिसऑनर हो गया। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, सेम पे ही हो सकता है, कोई और पे ही हो सकता है। तो इसने क्या बोला, 142A के सबसेक्शन 2 ने ये बोला कि अब उस सेम ड्रॉवर के अगेंस्ट उस सेम कोर्ट में मैटर जाएगा या कंप्लेन जाएगी जहां पर कि उसका ऑलरेडी मैटर पेंडिंग था। ठीक है, क्लियर? सुनो, अच्छा सुनो, एक बार चलो 142A को पढ़ लेते हैं, ठीक है।
It says, notwithstanding anything contained under subsection 2 of 142 or subclause 1 or subsection 1, one payer holder in due course, as the case may be, has filed a complaint against the drawer of the check in a court having jurisdiction under 142(2) of the case has been transferred to that court under subsection 1, and such complaint is pending in the court. All subsequent complaint arising out of 138 against the same drawer shall be filed before the same court, irrespective of whether whose check were delivered for the collection and the presentment. सुनो अच्छे से. Yes, अब मेरी बात अच्छे से सुनो. 142A का सबसेक्शन 2 बोल रही हूं मैं, ठीक है. दो सिचुएशन है इसमें. इन्होंने बोला कि अगर कोई ड्रॉवर है हमारा, ठीक है, क्या है, ड्रॉवर है, इसको मैं नाम दूंगी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने चेक दिया था मुझे जो कि बाउंस हो गया. अगर इस ड्रॉवर के अगेंस्ट कोई मैटर पेंडिंग है, क्या है, कोई मैटर पेंडिंग है. ये मैटर पेंडिंग हो सकता है, अच्छे से सुनो, ये मैटर पेंडिंग हो सकता है दोनों में से किसी एक जगह पर. पहला ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू 142(2) वाली कोर्ट में, बराबर, जहां पर वैलिड ज्यूरिसडिक्शन है, जहां पर वैलिड ज्यूरिसडिक्शन बैठा हुआ है, ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब कोई ट्रांसफर वगैरह करना, बाय डिफॉल्ट वो सही जगह पे, बाय डिफॉल्ट वो सही जगह पर ही था. दूसरा, या तो फिर वो मैटर पेंडिंग है 142A के सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 वाली उस कोर्ट में where we are transferring the case, 142A सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था कि भैया अगर ज्यूरिसडिक्शन सही नहीं है 142 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो मैटर को ट्रांसफर कीजिए, और ट्रांसफर करोगे तो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा. अंडरस्टूड. सो मैं यहां पे ये वर्ड लिखूंगी कि ये बाय डिफॉल्ट करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में है. और 142A सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर इस कोर्ट में आपका मैटर पेंडिंग है, तो ये कब पेंडिंग हुई, जब आपने ट्रांसफर किया अंडर 142A सबसेक्शन 1. अंडरस्टूड. तो इन दोनों ही केसेस में अगर ड्रॉवर के अगेंस्ट कोई भी मैटर पेंडिंग है एंड देन एक सब्सिक्वेंट कंप्लेन आ जाती है, एक और सब्सिक्वेंट कंप्लेन आ गई उस सेम ड्रॉवर के अगेंस्ट, तो ये सब्सिक्वेंट कंप्लेन कहां फाइल होगी, उस सेम कोर्ट में फाइल होगी जिसमें कि आपकी पहले से केस पेंडिंग है, या तो 142 सबसेक्शन 2 के वैलिड ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर 142A सबसेक्शन 1 में आफ्टर ट्रांसफर अब जहां पे वैलिड ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे. इन दोनों में से किसी भी कोर्ट में अगर मैटर ऑलरेडी उस ड्रॉवर के अगेंस्ट पेंडिंग है और वापस से सब्सिक्वेंटली कोई वापस कंप्लेन आई है उसके अगेंस्ट, तो हम उस सेम कोर्ट में उसके अगेंस्ट वो केस को फाइल करेंगे जहां पर उसका मैटर पेंडिंग है. दोनों में से जिसमें भी पेंडिंग है वहां पर उसके अगेंस्ट सेम मैटर के बाद सब्सिक्वेंट मैटर को भेज देंगे. समझ आया? यस और नो? यस और नो? यस, सेम कोर्ट में जाएगा बेसिकली. एग्जैक्टली आंचल जी, आपका मैटर उसी कोर्ट में जाएगा जहां पे आपका मैटर ऑलरेडी पेंडिंग था. तो बेसिकली अब ये देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि ड्रॉवर को हार्डशिप ना हो और उसका भी एक रिकॉर्ड बने कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट एग्जैक्टली कितने मैटर्स पेंडिंग है. ठीक है, हो गया क्लियर अच्छे से? आंचल जी, किसने पूछा था? आशु जी आप बताओ. क्लियर? बराबर. तो आपको बस 142A का सबसेक्शन 2 समझने से पहले आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस ड्रॉवर का मैटर पेंडिंग किधर है. अगर 142 सबसेक्शन 2 वाली जो अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग तो बराबर बाय डिफॉल्ट ही सही कोर्ट में है, तब तो उसी कोर्ट में जाएंगे हम वापस. या फिर सही नहीं था उसका पहले मैटर, सही ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, लेकिन 142A के आने के बाद, सबसेक्शन 1A में आने के बाद फिर हमने उसका वापस प्रॉपर ट्रांसफर किया अकॉर्डिंग टू 142(2), तो फिर उसी कोर्ट में जाएगा जहां पे हमने ट्रांसफर किया है. क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है, ओके ग्रेट. अगर सबको क्लियर है तो अब हम चलेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ. और ये लास्ट सेगमेंट क्या है? अब लास्ट सेगमेंट यहाँ पे ये है, दैट इज सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 ये कहता है सेम पे, ये अच्छे से सुनना, बहुत इजी है. सेम पे मतलब सेम मैम है, सेम ड्रॉवर भी है, सेम मैम है, सेम ड्रॉवर भी है. लेकिन 2015 से पहले क्या हुआ, स्टूडेंट ने मैम को
क्या किया, 3 चेक्स दिए, मैम ये सीआरपीसी की फीस ले लो, ये इंडियन एविडेंस एक्ट की फीस ले लो, और एक क्रिमिनल माइनर लॉस की आप फीस ले लो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तीनों ही चेक्स डिसऑनर हो गए, तीनों ही चेक्स डिसऑनर हो गए और डिफरेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल है, कोर्ट 1 में भी है, कोर्ट 2 में भी है, कोर्ट 3 में भी है। सो बेसिकली मैंने कंप्लेंट 1 कोर्ट 1 में लगाई, कंप्लेंट 2 कोर्ट 2 में लगाई और कंप्लेंट 3 किसमें लगाई, कोर्ट 3 में लगाई। सो 2015 का अमेंडमेंट होने के बाद सेक्शन 142A का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि मैम जब आप भी सेम हो, जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया वो भी सेम है, जिसने आपको चेक दिया वो भी सेम है, मतलब स्टूडेंट भी सेम है, टीचर भी सेम है, लेकिन कोर्ट्स अलग अलग हैं, कोर्ट्स अलग अलग हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल केसेस टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जिस कोर्ट में सबसे पहले कंप्लेंट फाइल की गई थी, हम वहां पर, दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को, हम सभी वो सारे मैटर्स क्या करेंगे, उस फर्स्ट कोर्ट में जाके फाइल कर देंगे, उस फर्स्ट कोर्ट में जाके फाइल कर देंगे जहां पर की पहली दफा मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। इज इट क्लियर? दिस इज योर सबसेक्शन 3। एक बार सबसेक्शन 3 पढ़ लेती हूं 142 का फटाफट से। यस 142A, if on the date of the commencement of NI Act 2015 more than one prosecution is filed by the same payee against the same drawer of check pending in different courts upon having been proved to be the notice of the court shall, मतलब एक बार आपको कोर्ट्स को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद the court shall transfer the case to the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 as amended by NI Amendment Act 2015, before which the first case was filed and is pending, as if the subsection has been enforced at all times memorable. Clear है? Okay. हाँ सीधा लिख के दे सकते थे सोनम जी, बट ये क्या है, एनआई एक्ट की थोड़ी टेक्निकलिटी, एनआई एक्ट में बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें आपको लगती है लेकिन इतनी है नहीं। ये जो 142A का ये जो सबसेक्शन 2 है, इसको इस तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा, उसमें भी आपको 2 पॉइंट समझने, या तो 142 सबसेक्शन 2 वाली कोड या फिर 142A सबसेक्शन वाली कोड, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलने वाले हम लास्ट सेगमेंट पे, दैट इज इंटरिम कॉम्पनसेशन एंड इंटरिम डिपॉजिट। सिर्फ हमारे पास अगले 10 मिनट का सेशन बचा है, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे। अब अच्छे से सुनो, यहाँ पे क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, इंटरिम कॉम्पनसेशन कब मिलेगा और इंटरिम डिपॉजिट कब मिलेगा। 2018 से 2 सेक्शंस ऐड किए गए, 143A एंड 148A। कोई भी 142A याद नहीं रखेगा, क्योंकि 142 के बाद 142 में सबसेक्शन 2 और 142A को ऐड किया है 2015 के अमेंडमेंट से, एंड 143A एंड 148 किससे अमेंड किए गए थे, अमेंड नहीं, ऐड किए गए हैं 2018 के अमेंडमेंट से। यस पीडब्ल्यू ऐप पर पीडीएफ मिलेगी, नहीं मिलती है तो फिर मेरे को बताओ नहीं मिल रही है या कहां अटक रहे हो। सब्जेक्ट वाइज वहां पे स्लॉट बने हुए हैं, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, पीडीएफ का कोई स्लॉट नहीं दिखेगा, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एंटर करना पड़ेगा। आईपीसी लिखा है, आईपीसी में जाओ, एनआई लिखा है, अच्छा वहां पे डेट्स चूज करने को बोल सकता है शायद, तो आज की जो डेट है वो डाल दीजिए और उसके बाद आपकी जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो किसी और फोन से या तो मेरे को फोटो भेजो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में लग रहा है कि नहीं मैम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आई विल शेयर इट, मुझे बता दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, दैट इज टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप, वहां से मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप में मैंने ओपन चैट नहीं रखी है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब सुनो फटाफट, 2018 में 2 सेक्शंस ऐड किए गए, 143A एंड 148। अब 143 में क्या बोला गया, इंटरिम कॉम्पनसेशन, 148 में इंटरिम डिपॉजिट। इंटरिम कॉम्पनसेशन तब मिलता है जब हमारी ट्रायल पेंडिंग है, कौन देता है, ट्रायल कोर्ट। लेकिन इंटरिम डिपॉजिट कब मिलता है, जब हमारी अपील पेंडिंग है, मतलब कि ये एपेलेट कोर्ट देता है, कौन देता है, एपेलेट कोर्ट दे सकता है। अब ये सुनो कि इंटरिम कॉम्पनसेशन जब हमको ड्यूरिंग ट्रायल मिल रहा है तो यहां पर भी स्टेजेस डिफरेंट हो जाते हैं, या स्टेजेस डिफरेंट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जैक्टली हमारी ट्रायल है कौन सी। अगर हमारी ट्रायल है कौन सी, समन वाली या फिर समरी वाली, तो फिर
हम इंटरिम कॉम्पनसेशन लेने का अधिकार कब रखते हैं? When the accused do not plead guilty. When accused do not plead guilty, तब क्या हो सकता है? तब कॉम्पनसेशन मिल सकता है। लेकिन अदर ट्रायल है, दूसरा वर्ड आपको क्या लिख के दिया? अदर ट्रायल। अदर ट्रायल क्या होता है? इसके अलावा कौन सी ट्रायल बची? वारंट ट्रायल बची। तो अगर वारंट ट्रायल चल रही है हमारी किसके अंदर? एनआई एक्ट के अंदर। अब सोचो वारंट ट्रायल कैसे चल सकती है? वारंट ट्रायल कैसे चल सकती है? सीजीएम के पास पावर है ना। वारंट ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट पता है ना हमको, तो हमने तो बोल दिया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो समरी ट्रायल करेंगे, तो उनके अलावा भी तो कोर्ट्स हैं, दैट इज योर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो चाहे तो वारंट ट्रायल कर सकते हैं। तो जब वारंट ट्रायल चल रही है तो कौन से स्टेज पे? एट द टाइम व्हेन द चार्ज इज फ्रेम्ड। चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे क्या हो सकता है? इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? सो ये अदर ट्रायल को मैं अदर केस भी लिख सकती हूं, क्योंकि इन्होंने अदर केस या अदर ट्रायल ही लिखा है। अगर मैं इंटरिम डिपॉजिट की बात करूं तो इंटरिम डिपॉजिट कौन से स्टेज पे मिलता है? पहला, ये तब मिलता है व्हेन अपील एडमिट की जाती है, व्हाइल एडमिटिंग योर अपील। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है? ये हमेशा एडिशन में होता है। किसके? इंटरिम कॉम्पनसेशन के एडिशन में होता है, दैट इज इन एडिशन टू इंटरिम कॉम्पनसेशन। बेसिकली इंटरिम कॉम्पनसेशन एंड इंटरिम डिपॉजिट दोनों मांगा जा सकता है। अंडरस्टूड? इंटरिम कॉम्पनसेशन एंड इंटरिम डिपॉजिट दोनों मांगा जा सकता है। कब? जब आपने 138 की कंप्लेन फाइल की। 138 की एप्लीकेशन फाइल नहीं हो जाती, अगर मैंने गलती से भी एप्लीकेशन बोल दिया जो मुझे नहीं लगता कि मैंने बोला है, बट फिर भी ध्यान रखना 138 में कंप्लेन फाइल होती है, एफआईआर फाइल नहीं होती है। सवाल आ जाए एग्जाम में, क्या 138 में एफआईआर फाइल होगी? नहीं फाइल होती है एफआईआर। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ कंप्लेन। तो क्या हम बोल सकते हैं कंप्लेंट केस होता है? यस, यहाँ पे कंप्लेंट केस होता है। ओके, अब देखो इंटरिम कॉम्पनसेशन हमको कितना मिल सकता है? इंटरिम कॉम्पनसेशन भी हमको मैक्सिमम 20% मिल सकता है, लेकिन 20% तो यहां पे भी इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल रहा है, लेकिन ये मिनिमम है। यहां पे बोला कि मैक्सिमम 20% आपको मिलेगा, लेकिन 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ चेक अमाउंट। 20% ऑफ चेक अमाउंट हम इंटरिम कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, लेकिन इंटरिम डिपॉजिट मिनिमम हमें सिर्फ और सिर्फ 20% मिलेगा। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन। जो कॉम्पनसेशन हमें 143 में कोर्ट दे रही है, दैट इज ट्रायल कोर्ट दे रही है, उसका कम से कम 20% तो इंटरिम डिपॉजिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्लियर है ये चीज? बराबर? यस, ब्राउन गर्ल आयुषी, हेलो जी। चलो आगे चले। अब ये देखो, व्हेन ये जो हम इंटरिम कॉम्पनसेशन ले रहे हैं, ये एग्जैक्टली पे कब करनी है? कब पे करना है? तो इन्होंने बोला है यू हैव टू पे विद इन 60 डेज। यहां पर भी 60 डेज, दोनों में ही 60 डेज में हमें देना है, लेकिन दिस इज 60 डेज फ्रॉम व्हेन? 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और यहां पर भी इन्होंने सेम बोला है 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, लेकिन 60 डेज के साथ प्लस इन्होंने 30 डेज और लगाया है इन केस अगर कोई सफिशिएंट कॉज बता दे, कौन? अक्यूज, की व्हाई आई एम नॉट एबल टू पे विद इन 30 डेज। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? अब आपके दिमाग में जरूर आ होगा मैम कौन सा ऑर्डर? अरे इंटरिम कॉम्पनसेशन का ऑर्डर। अगर मजिस्ट्रेट ने बोला है आपको कंपनसेशन देना है, तो आज ऑर्डर निकला ना, आज से 60 डेज के अंदर कॉम्पनसेशन पे कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट कॉजेज अगर आप शो कर पा रहे हो तो 30 डेज का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। सेम गोज फॉर इंटरिम डिपॉजिट, यहां पर भी क्या होगा? 30 डेज का एक्सटेंशन और मिल जाएगा सफिशिएंट कॉज दिखाने पे। अब एक चीज है, अच्छे से सुनो, इंटरिम डिपॉजिट और इंटरिम कॉम्पनसेशन। मान लो इंटरिम कॉम्पनसेशन कब हो गया? व्हाइल योर मैटर इज पेंडिंग। अभी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब मैटर डिसाइड हो गया, पता चला अक्यूज की तो गलती नहीं थी, अक्यूज की गलती नहीं थी, सफिशिएंट अमाउंट था, ये तो मैम आपकी गलती थी कि आपने विद इन टाइम लिमिट चेक को डिपॉजिट नहीं करवाया, इट इज योर फॉल्ट मैम। तो जब अक्यूज अक्विट हो जाता है, कंप्लेन में अक्यूज अक्विट हो जाता है, तो क्या होगा? हमें रीपे करना पड़ेगा। पहले सोचो इंटरिम कॉम्पनसेशन और इंटरिम डिपॉजिट मिलेगा किसको? जिसने कंप्लेन फाइल की। अग्रीव्ड पर्सन को मिलने वाला है ना, कंप्लेनेंट को मिलने वाला है, देगा कौन? अक्यूज देने वाला है। तो इंटरिम कॉम्पनसेशन अब एक्विटल हो गया है, तो इस इंटरिम कॉम्पनसेशन को क्या करना पड़ेगा? हमको रीपे करना पड़ेगा। किसको रीपे करेंगे? अक्यूज को रीपे करेंगे। तो ये रीपे हम जब करेंगे तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा।
इंटरेस्ट कितना, वही इंटरेस्ट जो कि बैंक रेट में है। बैंक रेट होती है, बैंक रेट डिसाइड कौन करता है, आरबीआई डिसाइड करती है। तो जितना बैंक रेट में इंटरेस्ट दे रखा है हमको, उसी रेट के हिसाब से हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। और ये इंटरेस्ट हमें कितने दिन में पे करना है, 60 डेज में पे करना है, प्लस 30 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है अगर हमने सफिशिएंट कॉजेस दिखाए तो। बराबर है ये चीज, इज इट क्लियर? अगर हमें हमारे अक्यूज को एक्विट कर दिया गया है तो उसको वो अमाउंट तो रीपे करना ही करना पड़ेगा, प्लस उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी, परसेंटेज कितना होगा, वही रेट जो कि बैंक रेट होती है। और बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, बैंक रेट डिसाइड करता है, बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, हमारा आरबीआई डिसाइड करता है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द इंटरिम डिपॉजिट? सुनो, इंटरिम डिपॉजिट का मतलब क्या है? अब इंटरिम डिपॉजिट बेसिकली देखें तो ये कब मिलती है, अपील के वक्त मिलती है। ठीक है, अपील के वक्त मिलती है। तो पहले ये देखो, इंटरिम डिपॉजिट कहां करवाया जाता है, कोर्ट में डिपॉजिट करवाया जाता है, कोर्ट में डिपॉजिट करवाया जाता है। तो द मोमेंट योर अक्यूज गेट्स एक्विटेड, तो यहां पे इस मामले में भी हमें अक्यूज को इंटरिम डिपॉजिट वापस रिटर्न करना पड़ेगा। करेगा कौन, कोर्ट कर देगा। एक बार सेक्शन 148 पे आ जाएंगे हम, सेक्शन नंबर 148 पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? सब सेक्शन 3 पढ़ रही हूं मैं। ठीक है, यस राइट आशु जी, प्रिंसिपल अमाउंट जो कॉम्पनसेशन में दिया है वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अच्छे से सुनो। एपेलेट कोर्ट में डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट बाय द एप्लीकेंट टू द कंप्लेनेंट, बाय द एप्लीकेंट टू द कंप्लेनेंट at any time during the pendency of the appeal, provided that if the appellant is acquitted, अगर appellant को acquit कर दिया गया है, the court shall direct the complainant to pay the appellant the amount so released with interest at the bank rate as published by the RBI prevalent at the beginning. So basically 148 में भी सेम पॉइंट बोल रखा है कि कोर्ट क्या बोलने वाला है, कोर्ट एप्लीकेंट को बोलेगा, एप्लीकेंट मतलब जिसने अपील लगाई है, एप्लीकेंट को बोलने वाला है कि भैया पहले ये सोचो कि अपील लगाएगा कौन, अक्यूज लगाएगा, अक्यूज ही लगाएगा ना अपील। तो अक्यूज को, दैट इज एप्लीकेंट को, हमें इंटरिम डिपॉजिट वापस रीपे करना है। अगर अक्यूज कन्विक्ट नहीं हुआ और एक्विटल हो गया है उसका, तो वी हैव टू रीपे। एंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट वही लगेगा जो कि बैंक रेट में हमारा आरबीआई डिसाइड करता है। टाइम लिमिट वही है 60 डेज प्लस 30 डेज। एंड लास्ट इज हाउ टू रिकवर, कॉम्पनसेशन कैसे रिकवर करेंगे। इंटरिम डिपॉजिट के रिकवरी के लिए उन्होंने कुछ खास सेगमेंट नहीं दिया है, देयर इज नो सच सेगमेंट फॉर योर इंटरिम डिपॉजिट। लेकिन इंटरिम कॉम्पनसेशन में बोला अगर हमारे पर्सन ने, दैट इज योर कंप्लेनेंट, डिड नॉट रीपे द इंटरिम कॉम्पनसेशन, या फिर मान लीजिए कॉम्पनसेशन जो कि हमारे अक्यूज के ऊपर हमने डाला था, ही डिड नॉट पे, तो हमें कैसे रिकवर करना है, एज पर सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी, एज पर सेक्शन 420 और 421 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे हम क्या रिकवरी करते हैं, जहां पे हम रिकवरी करते हैं फाइन की, दैट इज लेवी ऑफ फाइन। वारंट इशू करते हैं ना, ठीक वैसे ही द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड अंडर 138 और अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर 357 ऑफ सीआरपीसी शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड और रिकवर एज इंटरिम कॉम्पनसेशन। सो बेसिकली अगर 138 में जो फाइन इम्पोज किया गया है या फिर कॉम्पनसेशन जो 357 में दिया गया है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? सो दीज वर द सेगमेंट जो कि आपको ध्यान रखना था। इंटरिम कॉम्पनसेशन पेएबल अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन। बराबर, किसी को कोई भी डाउट तो बताओ। यहां तक आपका पूरा लगभग मामला सेम रहता है, बस रिकवरी के लिए आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन बोला एज पर 421 आप रिकवर कर सकते हैं। बैंक रेट के हिसाब से क्या लगने वाला है, हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। बराबर, कब, रीपे करते वक्त। ओके, और पे कब करना है आपको, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। हाउ मच इंटरिम कॉम्पनसेशन, मैक्सिमम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक and interim deposit minimum 20% of the interim compensation and at what stages, समन केस या समरी ट्रायल है तो फिर आपको उस स्टेज पे जहां पे अक्यूज क्या नहीं करता, गिल्टी प्लीड नहीं करता, एंड वारंट ट्रायल, दैट इज अदर केसेस में जहां पे चार्ज फ्रेम हो रहा है, वहां पे इंटरिम डिपॉजिट कब मिलती है, जब आपकी अपील जो है वो पेंडिंग है, क्या है, अपील एडमिट हो रही है तब, या फिर इट कैन ऑल्सो बी इन एडिशन टू योर इंटरिम कॉम्पनसेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये सबको क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे हम हमारे कुछ लैंडमार्क केसेस पर, जहां पे फर्स्ट केस हमारे पास क्या है,
स्टूडेंट ने बोला था कि मैम 138 का जो ऑफेंस है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और यही बोला गया था डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस गैलेक्सी ट्रेडर एंड एजेंसी लिमिटेड 2001 में। ठीक है, यू कैन सर्च शिवानी सोलंकी। ठीक है, नॉट चैनल, ग्रुप है। ठीक है, बराबर है ये चीज। सो ये इंपॉर्टेंट केस ध्यान रखना व्हेन यू आर राइटिंग 138 का 138 स्पेसिफिकली 138 ऑफेंस के बारे में लिख रहे हो तो बताना कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। कौन बताएगा कौन सा केस है? डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस गैलेक्सी ट्रेडर्स एंड एजेंसी लिमिटेड 2001 का लैंडमार्क केस है। जब ज्यूरिसडिक्शन की बात करोगे तो दशरथ रूप सिंह के केस, दशरथ रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस के बिना मत आना। ठीक है, नहीं नहीं एडिशनल होगा ना क्रिश जी, दिस कैन बी एन एडिशन। 148 पढ़ू क्या एक बार वापस? देखो ना 148 देखो अच्छे से सुनो। 148 पढ़ रही हूँ। Notwithstanding anything contained under CRPC in an appeal by the drawer against conviction under 138, the appellate court may order the appellate to deposit the sum which shall be minimum 20% of the fine or compensation awarded by the trial, provided that the amount payable under this subsection shall be in addition to the interim compensation paid by the appellate। बराबर है क्या चीज? तो ये shall है, ये मैंडेटरी है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन जब मिलेगा तो इंटरिम डिपॉजिट तो मिलेगा ही मिलेगा, शैल बी। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट केस जो मैं बोल रही थी कंपनी के वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड, इट इज योर जयलक्ष्मी नटराज वर्सेस जीना एंड अदर्स, है ना, एंड अनदर्स भी है, 1996, जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स की वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में बता रहा है। अब यहां देखो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट केसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, जिसके अगेंस्ट 138 का कंप्लेन फाइल किया गया है, वहां पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर गिल्टी हेल्ड किया गया है। Notwithstanding when she pleads that she did not participate in day-to-day administration of the company and was not aware of the affairs। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोले मुझे नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चाहे आप निग्लेक्ट करो, चाहे आप कंसेंट करो, चाहे आप कनाइवेंस करो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साइड से 141 पढ़ा था हमने, इट वाज सेक्शन नंबर 141 व्हिच सेज ऑफेंसेस बाय कंपनीज। बराबर है क्या? यस इट इज 141। तो वहां पे कनाइवेंस हो गया, कंसेंट हो गया है, निग्लेक्शन हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी हेल्ड लायबल। ओके क्या हुआ क्रिश जी, क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट इज एमएस लेदर्स वर्सेस पालानी अप्पम एंड अनदर्स 2013 का केस है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कंप्लेन बेस्ड है ऑन अ सेकंड और अ सक्सेसिव डिसऑनर ऑफ द चेक इज मेंटेनेबल है इफ नो कंप्लेन इज बेस्ड ऑन द अर्लियर डिसऑनर ऑफ द चेक। पहली दफा डिसऑनर हुआ, मैंने कंप्लेन नहीं किया, मैंने टाइम लिमिट जाने दिया, लेकिन दूसरी दफा फिर से डिसऑनर किया, नाउ आई कैन अगेन फाइल द कंप्लेन इवन फॉर द फर्स्ट डिसऑनर, इवन फॉर द फर्स्ट डिसऑनर। सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट कंप्लेन के स्टेटस के बारे में बता रहे हैं दैट इट इज मेंटेनेबल इवन इफ यू डिड नॉट फाइल एनी केस फॉर द फर्स्ट डिसऑनर। सारे लैंडमार्क जजमेंट से ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट केसेस मतलब अपने लिए लैंडमार्क है। ओके और ये सब जगह आपको लगभग मिल ही जाएंगे, अगर आप कमेंट्रीज भी पढ़ोगे कोई बेरेक में तो आपको लगभग मिल जाएगा। ठीक है, जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना 2019, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सेक्शन 143A ऑफ योर एनआई एक्ट क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है, इज रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन एंड द प्रोविजंस ऑफ द सेट सेक्शन स्पेसिफिकली 143A। 143A क्या है? 143A क्या है? 143A अभी हमने पढ़ा है, इट इज इंटरिम कॉम्पनसेशन। इन्होंने क्या बोला? इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, मतलब बैक डेट से आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। जिस दिन 2018 का अमेंडमेंट हुआ उसके बाद कोई भी 138 का कंप्लेन फाइल कर रहा है तो आप इंटरिम कॉम्पनसेशन ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते। ये नहीं बोल सकते बैक डेट हमारा मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, इंटरिम कॉम्पनसेशन ले लो क्या ना। 2018 के बाद कोई केस आएगा तो 143A में आप इंटरिम कॉम्पनसेशन ले सकते हो और फिर उस वक्त 148 में आपको इंटरिम डिपॉजिट भी मिल सकता है। ठीक है, एंड सेट सेक्शन 143A, ए है ये, 1 नहीं है। ठीक है, A can be applied only in case where the offense under 138 was committed after the introduction of 143A। तो क्या मैं लिख सकती हूँ आफ्टर 2018 अमेंडमेंट? बराबर, आफ्टर 2018 अमेंडमेंट। सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस एंड अनदर्स वर्सेस वीरेंद्र गांधी 2019। अब इसने किससे रिलेटेड बात की? इंटरिम डिपॉजिट से। कोर्ट हेल्ड दैट 148 is retrospective applicability and confirmed that new section 148 is applicable to case is within the criminal complaint under 138 were filed prior to the NI Act। कहने का मतलब ये
143A को तो लास्ट केस में, किसमें, जीजे राजा में, इन्होंने बोला ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, लेकिन यहां बोल रहे हैं 148 रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मतलब 148 को हम बैक डेट से भी डिमांड कर सकते हैं, ऐसा सुरेंद्र सिंह देसवाल एंड अदर्स वर्सेस वीरेंद्र गांधी के केस में बोला गया, बराबर। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, बैक डेट से अप्लाई कर सकते हैं इसको, मतलब 2018 से पहले भी कोई मैटर पेंडिंग था तो उसमें भी इंटरम डिपॉजिट ले सकते हो आप, ऐसा ये केस कह रहा है 148 के मामले में, दैट इज इंटरम डिपॉजिट के मामले में। लेकिन 143A इंटरम कॉम्पनसेशन के मामले में हमारे जीजे राजा के केस में क्या बोला गया, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ओके, श्यामपाल वर्सेस दयावती बसोया एंड अदर्स 2016 का केस, यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर एनआई एक्ट में कोई भी केस अराइज होता है, then successive sentence may be directed to run concurrently if both transactions are part of a single transaction। मतलब पहले फर्स्ट कंप्लेन फाइल की, फिर सेकंड कंप्लेन भी फाइल हो गई, मैम फर्स्ट डिसऑनर हुआ, फिर सेकंड डिसऑनर भी हो गया है, तो जो है सक्सेसिव सेंटेंसेस को, दैट इज सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को हम अब ऐड करेंगे तो वो कैसे रन करेगी, दे विल रन कॉन्करेंटली। सीआरपीसी का सेक्शन बताओ फटाफट, दे विल रन कॉन्करेंटली, सेक्शन नंबर 31, yes or no? सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है कि जब तक कोर्ट ये ना कह दे, बहुत सारे ऑफेंसेस, सेवरल ऑफेंसेस के लिए अगर किसी की सेम ट्रायल हो रही है तो जब तक कोर्ट ना कह दे तब तक द सेंटेंसेस आर गोइंग टू रन कॉन्करेंटली। लेकिन इफ योर कोर्ट मेंशंस कि नो 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 सॉरी दे आर नॉट गोइंग टू रन कॉन्करेंटली, दे आर गोइंग टू रन कॉन्सिक्यूटिवली, एक साथ भागेंगे, है ना, एक साथ, कॉन्सिक्यूटिवली, सॉरी कॉन्करेंटली क्या होता है, एक साथ होता है, राइट, कॉन्करेंटली एक साथ होता है, कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक होता है, तो कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, एक साथ। एम आई राइट इन सेइंग दिस, कॉन्करेंट मींस एक साथ, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बट यस कॉन्करेंटली मींस एक साथ, लेकिन कॉन्सिक्यूटिवली क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो जहां पर सीआरपीसी ये कहता है कि हमारा अगर कोई भी ऐसा सेवरल ऑफेंसेस को आप एक साथ ट्राई कर रहे हैं, एक साथ ट्राई कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव, राइट, बराबर है ना, ठीक है। तो जहां पर हम ये कह रहे हैं सीआरपीसी में कि जब तक कोर्ट खुद ऐसा ना बोल दे तब तक क्या होगा, हमारे मैटर्स कॉन्करेंटली रन करेंगे। वैसे के वैसे इन्होंने भी यहां बोल दिया है कि जब तक कोर्ट ना बोल दे, कि जब तक कोर्ट ना बोल दे तब तक क्या होगा, यहाँ पे मैटर्स कॉन्करेंटली रन करेगा। देखो सीआरपीसी 31 में, आई एम करेक्टिंग माय सेल्फ, सीआरपीसी 31 में ये कहता है दैट सच पनिशमेंट व्हेन कंसिस्ट ऑफ imprisonment to commence one after the expiration of the other, एक के बाद एक क्या होता है, सीआरपीसी का जनरल रूल है कि पनिशमेंट कैसा चलेगा, कॉन्जिक्यूटिव चलेगा, तब तक जब तक कि कोर्ट खुद ना कह दे कि ये कॉन्करेंटली रन करेंगे। यहां पे उल्टा बोल दिया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर सक्सेसिव मैटर्स हैं तो कॉन्करेंटली रन करेंगे। कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है, साथ साथ रन करेंगे, एक साथ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है, बराबर हूं, सही हूं ना, ठीक है, क्लियर, वन बाय वन। वापस से मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूं, यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, एक होता है आपका कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, एक है आपका कॉन्करेंटली। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर अदर एंड कॉन्करेंटली मीन्स टुगेदर, एक साथ। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 31 की बात करूं तो ये है सीआरपीसी का जनरल रूल कि आपका पनिशमेंट एक के बाद एक रन करेगा। अगर बहुत सारे ऑफेंसेस आपने किए हैं, मान लो हर्ट में आपको 3 साल की सजा की, आपको ग्रीवियस हर्ट में 5 साल की सजा मिल गई, फिर मान लीजिए रेप के लिए 10 साल की सजा मिल गई, तो ये 13 साल की सजा होगी। 3 साल के बाद 5 साल शुरू होगा, 5 के बाद 10 शुरू होगा, ये 18 हो गई, सॉरी, ठीक है, ये 18 हो गई। लेकिन अगर कोर्ट ने मेंशन कर दिया कि ना 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 ये सब तो कॉन्करेंटली ही चलने वाला है, तो 3 साल भी साथ में चलेंगे, 5 साल भी साथ में चलेंगे, 10 साल भी साथ में चलेंगे, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 10 साल के बाद ऑफेंडर बाहर आ जाएगा। अंडरस्टूड। ये वाला सेगमेंट क्या बोला है यहाँ पे, श्यामपाल वर्सेस दयावती बयोसा में बोला है, बसोया में बोला है कि एनआई एक्ट में अगर 2-2, 3-3 कंप्लेन हुई है आपके अगेंस्ट, तो सबका पनिशमेंट कॉन्सिक्यूटिवली मिला के कैसे चलने वाला है उसका, सॉरी, क्यूमुलेटिवली मिला के उसके बाद वो कॉन्करेंटली चलेगा, मतलब एक के साथ एक चलेगा, ठीक है, ओके। चलिए, कनारा बैंक वर्सेस कनारा सेल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स 1987 में इन्होंने बैंक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला है, ध्यान रखना, बैंक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है व्हेन अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट कंटेन्स अ फॉर सिग्नेचर, तो बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो
ऐसा कोई पेमेंट करे विदाउट इट इज चेक्ड, ठीक है, अगेंस्ट चेक, द बैंक वुड बी एक्टिंग अगेंस्ट द लॉ इन डेबिटिंग द कस्टमर विद द अमाउंट कवर्ड बाय दैट चेक। अगर कोई भी पर्सन ऐसे चेक से कोई अमाउंट रिकवर करता है तो बैंक के बिहाफ पे माना जाएगा कि बैंक ने लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ ज्यादा किया है। यह सेक्शन नंबर 13 में यही बोला है, 14 ईयर से ज्यादा नहीं एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट व्हिच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट। ओके, चलिए, सो दीज वर द केसेस दैट वी हैड टुडे, सो दैट इज ऑल फॉर द सेगमेंट। मिलेंगे अब 20 मार्च को हम गुजरात जुडिशरी के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, फिर 22 मार्च को मिलेंगे इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन। और हम सब राजस्थान के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके लिए दोनों सब्जेक्ट्स आते नहीं है, कंप्लीट एनआई है पढ़ना है तो 24 को आ जाएगा, वरना सीधा क्लास में आएगा एसआरए की 26 ऑफ मार्च के लिए। एंड मंडे को क्रिमिनल प्रोसीजर का जो 7th लेक्चर आने वाला है उसको जरूर देखिएगा। इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप। बराबर है, किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, और सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, बताइएगा कि सेशन कैसा है। अच्छा, एक और चीज एंड में सुन लीजिए, सभी स्टूडेंट्स PW ऐप में जाएंगे, लॉ का सेगमेंट चूज करेंगे, वहां पे कोई भी कोड लगाना नहीं है, बैच जाके एनरोल करेंगे माइनर लॉ का बैच, और उसके अंदर सब्जेक्ट्स के नेम ऐड कर रखे हैं। वहां पे ऐसे पीडीएफ का सेगमेंट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट के नेम को आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको क्लास भी दिखेगी, वहां पर आपको पीडीएफ भी दिखेगा, वहां पे आपको डीपीपी भी दिखेगी, दैट इज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। सीआरपीसी के रोज क्वेश्चन डलवा रही हूं मैं, रोज डेली बेसिस पे वहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करो क्विज फॉर्मेट में। अच्छा, एक और चीज, बहुत शानदार चीज सभी स्टूडेंट सुन के जाएंगे, वी हैव कम अप विद अ न्यू फ्यूचर, जहां पे हम लोग यूट्यूब पर पोल रेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगली बार जब भी हम एमसीक्यू करेंगे, या हो सकता है अगले सेशन में जब मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी तो पोल के साथ आएंगे, जहां पे यूट्यूब पे यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर्स, ठीक वैसे ही जैसे हम क्लासेस में करते हैं। बराबर है ये चीज, ओके। सीआरपीसी की क्लास डेली होती है, सुबह 12 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, थोड़ी वो रिकॉर्डेड आती है, ठीक है, लेकिन क्लास अपलोड हो जाती है। इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो फिर टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाएगा। बराबर, क्लास की पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज सेगमेंट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट in another new session. Till then, thank you so much.